रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, ठीक है। देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझना ये चीज़ें। पहली बात देखो, आज भी कोई लोग कंप्लीट नहीं आए, तो इससे पता लगता है कि आप लोग कितना सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेके। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आज से 1 मार्च से क्लास शुरू होगी, ठीक है, और लगभग ये मान के चलो आप लोगों की 20 मई तक तो मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा ही, ठीक है। 20 मई तक तो अपन लड़ते रहेंगे, आखिरी लगेगा 1-2 दिन भी तो कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास लगभग मोटा-मोटा 80 के दिन के समथिंग है, ठीक है। तो 80 दिन में मान लो जिसने भाई पिछले कुछ भी नहीं पढ़ा हो, पीटी निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, मेंस का मैं नहीं बोल सकता। पर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, डेली अपनी क्लास फॉलो करेगा, तो उसका पीटी तो निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना कि आज से एक भी दिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी क्लास मिस हो रही है, आप क्लास नहीं कर पा रहे, पहली बात मैं पहले बता दूँ, लगभग 3-4 घंटे क्लास होगी, टाइम लगेगा क्योंकि सीसेट भी करना है, पीवाईक्यू भी अपन डेली करेंगे। तो 4 लगभग 7 बजे से क्लास शुरू होगी, तो लगभग 10 तो बजेंगे, 7 तो इतना तो टाइम लगेगा, ठीक है। 3 घंटे की तो मान के चलो। तो आप ऐसे ही सोचो, जो रेगुलर क्लासेज नहीं करेगा वो तो भूल ही जाओ, फिर उसका पीटी निकलना। क्यों 3 घंटे की क्लास, अगर आप मान लो 1 वीक कहीं गायब रहे, शादी में गए, कहीं पे गए, तो ये मान के चलो कि 21 घंटे क्लास फिर आप देख ही नहीं पाओगे। तो पहली तो इसकी यही कंडीशन है इस प्रोग्राम की, कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, रेगुलर क्लास होनी चाहिए आपकी। कोई भी मिस किया तो वैसे भूल जाओ, फिर उसका पीटी तो नहीं निकलने वाला, ये चीज़ समझ लो, उसे पता लग जाएगा वो सीरियस है ही नहीं। तो पहली चीज़ तो रेगुलर क्लास होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो है कि आप अटेंडेंस लो। सबसे मेरा मानना है कि ऑनलाइन रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि डाउट उसी टाइम पूछ लोगे, ठीक है। तो बाद में मेरे को कोई पर्सनली ऐसे कोई मतलब होगा नहीं फिर वो, ठीक है। पहली तो कंडीशन है कि रेगुलर क्लास में आओ, ज़्यादा अच्छा कि आप भाई पैसे पेमेंट किए हो तो ऑनलाइन आओ तो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो रेगुलर क्लास आना इस क्लास की सबसे फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि आपको डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा, लाइव करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी कंडीशन है इसकी, जो भी मैं होमवर्क दूंगा या क्लास असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आपको डेली करके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि चलो ठीक है, अब ऐसे भी होंगे बहुत सारे बंदे जो 3 घंटे क्लास में भी बैठ जाएंगे, पर फिर उसके बाद में पूरे दिन भर कुछ ही नहीं पढ़ेंगे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो भी नहीं करके आ रहे, तो फिर भूल जाओ, पीटी नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो पहली कंडीशन है आपको रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा। दूसरा है कि जो भी मैं होमवर्क दूंगा या क्लास असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको करके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़। दूसरी बात, मेरे पास ये बहाना नहीं चलेगा कि सर हम तो वो कर रहे थे, हम वो पढ़ रहे थे, हम पीटी 365 पढ़ रहे थे, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप पहले मेरा होमवर्क करोगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, ठीक है, वो काम नहीं चलेगा। तो आप पहले, स्वाभाविक सी बात है कि मेरा काम जो करोगे, जैसे मैं डेली वर्क दूंगा वो करके आना ही पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सर हम तो किए नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज हम शादी में गए थे, फिर भूल जाओ, ठीक। तीसरा काम ये रहेगा कि आपके जो टेस्ट भी होते रहेंगे, ठीक है, संडे संडे टेस्ट होगा, जीएस सीसेट दोनों होगा, ठीक है। जीएस का लोगों का फीडबैक ये आ रहा है कि सर हमसे पीवाईक्यू करवाओ, ठीक है। पर बात ये है कि थोड़ा बहुत नॉलेज भी टेस्ट होते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। कोई नहीं, पीवाईक्यू कर लेंगे अभी आराम से, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। पीवाईक्यू कर लेंगे, उसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम लोगों का। तो जीएस का तो पीवाईक्यू ही होगा, पर सीसेट का नहीं, सीसेट का तो मैं अलग अलग क्वेश्चन देते रहूँगा, वो अलग अलग पेपर होंगे उसमें, क्योंकि थोड़ा सीसेट के लिए तो आप कॉन्सेप्ट सीखो भाई, स्वाभाविक सी बात है, उसमें क्या है, ठीक है, वो उसमें तो वही अप्लाई होता है, ठीक है। कुछ कुछ पीवाईक्यू भी कर लेंगे, पर मोस्टली अपन जो फोकस रहेगा उसी पे रहेगा। तो ये हो गया। तीसरी चीज़, मैं साथ के साथ है ना कुछ कुछ नोट्स भी शेयर करूँगा, या मान लो मैं चैप्टर बता दूँगा भाई लक्ष्मीकांत के चैप्टर पढ़ना है, तो सब पढ़ के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर बिना पढ़े क्लास में बैठोगे, फिर मैं कुछ पूछूंगा, फिर तुम्हें अता पता भी नहीं होगा, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अपनी क्लास है ना जो मिक्स फॉर्मेट में चलेगी। मिक्स फॉर्मेट का मतलब ये है कि जैसे आज मैं जो है 2011 से लेके 2024 तक ओनली पॉलिटी के पीवाई के क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या ट्रिक लग रही है क्या है वो करते चलेंगे। फिर दूसरा पार्ट होगा, आज अपन क्या करेंगे, जैसे पहला पार्ट ये है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, टॉपिक छाटते चलेंगे। तो मैं वो साथ में, तो आप सब लोग लक्ष्मीकांत लेके बैठना ज़्यादा अच्छा ये है क्लास में, लक्ष्मीकांत लेके बैठना, ठीक है। तो उसमें आप लगाते रहना कि ये चैप्टर इस चैप्टर से आया, तो इसमें स्टार मारते रहना, ठीक है। इस तरीके से अपने पास मैं टॉपिक का हेडिंग भी बता दूंगा, तो हेडिंग वाइज भी आपके पास होने चाहिए। फिर अगले जैसे क्लास आज एंड होगी, हो सकता है इसके 2 दिन भी लग जाए, 2 दिन लग सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर पॉलिटी का पूरा पीवाईक्यू ओपन करेंगे 2011 2024 तक, ट्रिक से करेंगे अभी,
फिर अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जैसे करेंगे, ठीक है, तो टॉपिक अपने पास आ जाएंगे, तो फिर मैं बताऊंगा भाई इस टॉपिक के लिए आपको ये सोर्स पढ़ना है, ठीक है। आप जिस टॉपिक का सोर्स नहीं मिलेगा तो थोड़ा उसका करेंगे कहीं से काम, तो वो ऐसे करना पड़ेगा। तो वो फिर उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आराम से क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक एक चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इससे क्या रहेगा कि मेरा मानना है कि ना लक्ष्मीकांत आपके पास 20 से 25 पेज में या 20-25 चैप्टर में सिमट के आ जाएगी। उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा भाई, ये सब फालतू का नहीं, ये जो क्रिप्स है यहाँ से काम की चीज़ें है, ये तो रट के ही जाना है आपको। तो मेरा देखो अभी दोनों चीज़ है, एक तो है कि आपको ट्रिक भी करवाना, ठीक है, दूसरा काम ये भी है कि आपको नॉलेज बेस भी अच्छा करना आपकी बार। मेरा ये है कि दोनों चीज़ अप्रोच अच्छी रहेगी तो आपका श्योर है कि पीटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहले 3 कंडीशन जरूर याद रखना कि रेगुलर रहना है, क्लास में लाइव रहोगे तो ज़्यादा फायदा है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी मैं क्लास का असाइनमेंट दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो करके ही आना है जब भी क्लास में आके बैठो, ठीक है। थर्ड जो है, आपको रेगुलर टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। टेस्ट अपने आप को फिर मेरे पर बहाना, देखो कल को किसने दिया, नगीना ने दिया जो भी लापरवाही से दिया, और निखिल ने दिया है, सना ने दिया था, महक ने दिया है, उसका भी प्रॉपर डाटा मेरे पास आया नहीं, उसके अलावा किसी का टेस्ट आया नहीं मेरे पास, ओनली 3 लोगों का है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रख लेना। फिर मैं आपके रिजल्ट की गारंटी नहीं लेता हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान समझना। आज का अपना जो एजेंडा है ये है कि 2011 से लेकर 2024 तक पॉलिटी के आज जितने क्वेश्चन कर पाए, कोई नहीं मंडे को भी करेंगे, उसमें से अपने को थीम छांटना है और ट्रिक को सीखना है। आज का एजेंडा यही है, ठीक है। लगभग 2 घंटे से हमसे क्लास लगेगी, ठीक है। फिर 1 घंटे की अपन सीसेट की क्लास लेंगे, 1 घंटा डेली सीसेट पढ़ेंगे, एक कभी कभी दोनों बैलेंस भी करेंगे, 1.5 घंटे के रूप में भी पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे डेली, ये चीज़ याद रखना। सीसेट और दोनों सीसेट में भी अपन टॉपिक वाइज ही करेंगे, क्यों ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको थोड़ा सीखने में मदद मिलेगी उससे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, कोई लापरवाही करोगे तो आप उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे आज जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करके रखे हो, ठीक है, भटकते रहो, मेरी तरफ से किया ही है, ठीक है। 2024 से शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले 2024 रहने दो, अभी इसका आंसर के भी नहीं आया, फिर बाद में नौटंकी होगी, अभी कोई छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 2023 से शुरू करते हैं अपन, उल्टा चलेंगे, क्योंकि मेरा मानना कि ज़्यादा अच्छा रहता है कि अपन पैटर्न को अच्छे तरीके से पकड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ध्यान से ना, आज का एजेंडा ये कि टॉपिक अपने को आइडेंटिफाई करना। दूसरी बात, इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि भाई रिपीट होता है क्वेश्चन, टॉपिक वही रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, तो वो काम करके आना है आपको। तो ओनली जो पॉलिटी की ट्रिक है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, इससे कि ओनली पॉलिटी के पे क्या ट्रिक लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। साथ में लक्ष्मीकांत का चैप्टर जो है वो भी है, टॉपिक का नोटिस करते रहना। कुछ एक्सप्लेन भी करते चलूँगा, ठीक है, वो चीज़ भी याद रखना। डिटेल में तो करेंगे पर साथ में ये भी करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है अपने पास, कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 2023 वाला एक पेपर है ना? हाँ, ठीक है। एक बार मैं भी देखते जा रहा हूँ, आप भी देखते रहो, पता लगे मैं कुछ छोड़ दूँ तो वो भी चीज़ याद रखना। पॉलिटी क्वेश्चन अपन देखेंगे, इससे क्या होगा, बार बार आपके पेपर अब माइंड में घूमेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। एक बार ट्रिक वाइज देख लेंगे, एक बार ऐसे देख लेंगे, तो दोनों में बहुत हेल्प मिलेगी। आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटी क्वेश्चन अपने को मिल गए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं 29 क्वेश्चन से। ध्यान से समझना इसमें, है ना। और ट्रिक को मैं फिर बता रहा हूँ, साइड के साइड लिखते चलना, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो पहले मैं चैप्टर भी बताते चलूँगा भाई, लक्ष्मीकांत से है, कहाँ से है, क्या है, वो चीज़ भी नोटिस करना। फिर वो चीज़ पढ़ना है, मैं जैसे आज क्लास के टाइम में। और याद रखना, डेली मेरे से होमवर्क लेके जाना ही है, ये चीज़ याद रखना, ऐसे काम नहीं चलेगा, और वो करके आना अगले दिन, ठीक है। अब आ जाओ, देखो पहली चीज़, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया। देखो हिंदी कितनी घटिया दिया है इसमें, पहली बात, ठीक है। अब देखो पहली बात, आप लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको जाके आप लगा लो 3 स्टार जाके उस चैप्टर के आगे,
3 स्टार जाके लगा लो। ठीक है, पहली बात तो अपने को टॉपिक पकड़ में आ गया। अब एक चीज़ याद रखना, ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना है क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आए तो अपने को अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, साथ में मैं भी बताते चलूँगा ताकि आप वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। अब देखो दूसरी बात ये है कि कभी भी एक चीज़ नोटिस करना कि पीटी में ऐसा नहीं पूछेगा कि 14, अब देखो 15 आयोग है, वित्त आयोग है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा नहीं है कि भाई पीटी में अब 14 आयोग इनके बारे में नहीं पूछता। ये आप पिछले पेपरों में देखोगे तो ये नोटिस किया होगा, जब भी वित्त आयोग आता है तब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। तो उसकी रिकमेंडेशन होती है, यूपीएससी हमेशा पूछ ही लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप जो लक्ष्मीकांत का जो वित्त आयोग वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये आ गई। अब दूसरी बात इसमें यह है कि भाई ट्रिक क्या लगेगी। ठीक है, तो पहली बात याद रखो कि जब मैंने कितनी बार बोला कि जब 5 स्टेटमेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो अपना जो मोस्टली जो लगता है 5-2 वाला रूल याद रखना कि 3 सही होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें जो है अपना आंसर रहेगा ये। ठीक है, पहली बात एक चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, हमेशा कभी भी जब भी यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन देती है, कभी भी देख लेना, आप नोटिस करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन को छोड़कर जो जिसका मैं वीडियो क्लासेस करवा दिया हूँ, उसी में मोस्टली ऐसा होगा कि 5 में से 5 सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या फिर पॉल्यूशन वाला जो होगा उसमें चांसेस रहता है। नहीं तो जो स्टैटिक टाइप से क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कभी भी 5 के 5 सही नहीं होंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों मतलब आपको पैरेलल चीज़ें सीखती चलनी चाहिए। साइंस टेक की अब ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन का भी मोस्टली ऐसा रहता है, जहाँ एमिशन होता है वहाँ पे सारे ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, परंतु कभी ऐसा नहीं होगा कि जो है कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी के हो गया, या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, जिसे नॉर्मल क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो एक तो ट्रिक पता चल गया अपने को, 5-2 वाली इसमें ट्रिक लागू हो रही है, उससे अपना सही हो रहा है। अब एक तो चीज़ें अपने यहाँ से ये सीखे। ठीक है, अब बात आती है भाई कॉमन सेंस वाली बात आती है। अब एक तो देखो नॉलेज से भी आ जाएगा, अब वित्त आयोग को पढ़ोगे, पढ़ना भी है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अब देखो फिर भी अपन कॉमन सेंस से करते हैं। ठीक है, थोड़े इसका हिंदी बहुत ख़राब है, तो अपन इंग्लिश में एक बार इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा ईजी रहेगा। एक मिनट, अपन इंग्लिश तो पैरेलल लेके चलते हैं ना पेपर में। हाँ, ये रहा। अब ध्यान से देखना फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन, मतलब देखो एक होता है वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब जब भी टैक्स का डिवोल्यूशन करने का मतलब ये होता है सेंटर से स्टेट को जो है किस पैमाने पर जो है टैक्स का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। द 15 फाइनेंस कमीशन यूज द हाउ मैनी ऑफ द अबव एज ए क्राइटेरिया अदर देन द पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से समझना, इसने 2 पैरामीटर तो ऑलरेडी दे दिए हैं, पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। अब अगर ना थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा, ये देखो ना 5 क्राइटेरिया होता है, जब 5 में से ऑलरेडी 2 दे दिया है इसने, तो 3 ही तो बचा, तो स्वाभाविक सी बात है। तो एक तो उस तरीके से कॉमन सेंस लगा सकते हो अगर आप पढ़ोगे तो, अगर पढ़ो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, जब मान लो कि सेंटर से मान लो जीएसटी ग्रुप में या जो भी है टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो टैक्स कलेक्ट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसने पहले बोला है कि पहला तो यहीं पे दे दिया इसने कि पॉपुलेशन एरिया के अनुसार होता है। ठीक है भाई, कितनी जनसंख्या कितने एरिया में रह रही है। और इनकम डिस्टेंस का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो कि भाई पूरे देश में कितने कौन सा राज्य है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो हरियाणा, मुंबई, इनकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि 1 लाख रुपए है, तो इससे मान लो कि बिहार की कितनी है, मान लो बिहार की है 20,000, तो ये इनकम डिस्टेंस कितनी है, तो जितना इनकम डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। भाई स्वाभाविक बात है, ज़्यादा जरूरत इसको है ना कि मुंबई को, महाराष्ट्र को है, तो बिहार को ज़्यादा जरूरत है, तो उस आधार पर मिलता है। तो ये चीज़ समझना। ठीक है, अब स्वाभाविक बात है, ये 2-3 तो हो गई। अब देखो ध्यान से देखना कि अब इनमें से कौन कौन सा होगा अपने को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो उस टाइम 15वीं वित्त आयोग में 2-3 चीज़ें जरूरी थी, अगर थोड़ा बहुत उस तरीके से पता होगा तो ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि अपने को किस आधार पर देखना है। मुझे बताओ गवर्नेंस रिफॉर्म का आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि देखो सेंटर में तो बीजेपी बैठी है, अगर अदर स्टेट में दूसरी सरकारें बैठी है तो सेंटर तो बोल देगा कि नहीं इनका तो गवर्नेंस बहुत खराब है। समझ रहे हो ना, मतलब पॉलिटिक्स हो सकती है ना इस चीज़ पे, तो इसको कभी पैरामीटर नहीं बनाएंगे, ये चीज़ याद रखना। गवर्नेंस रिफॉर्म को कभी जो है, क्योंकि इसमें आइडियोलॉजिकल थॉट्स होते हैं। गवर्नेंस रिफॉर्म कौन सा हो सकता है कि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा हो तो बीजेपी उसको, सेंटर के खिलाफ मान लो काम कर रहा हो तो वो बोल देगा नहीं ये तो खराब है, तो इसके आधार पर तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात स्टेबल गवर्नमेंट टाइप से कुछ होता ही नहीं है। मुझे बताओ कि हर डेमोक्रेसी में तो स्टेबल गवर्नमेंट कुछ होती ही नहीं है, कभी भी सरकारें गिर सकती है।
ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है यूज नहीं होंगे। देखो डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, ये देखिए ये पॉजिटिव चीज़ है, स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या को कम करने के लिए कितने राज्यों ने प्रयास किए, हाँ इसके आधार पर देना चाहिए, क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है फंड भी लगा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं, गर्भ निरोधक गोलियां बांट रहे हैं, तो उनको तो इस आधार पे फंड मिलना भी चाहिए, तो पॉजिटिव बात है। फॉरेस्ट इकोलॉजी, हाँ भाई इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो जरूर मिलना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने कितना जंगल फैलाए, कितना क्या फैलाए, तो वो जरूरी है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स कितने किए, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, तो इस आधार पे भी अपन इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो देखो एक तो चीज़ होगी आपकी नॉलेज, ठीक है, दूसरी आपकी ट्रिक भी होगी, 5-2 वाला रूल लगाओगे तो उससे भी सही हो रहा था। पर ज़्यादा अच्छा है कि मेरा जो मैं फिर बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक्स तो बहुत मिल जाएगी, वो 5-2 लगाओ, पर वो कभी भी आपको सेंस डेवलप करना नहीं सिखाएंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन के पीछे यही है कि आप सेंस करना सीखो, भाई ये क्यों नहीं है, कि आखिर में ये इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, तो ये जब समझोगे ना तो आराम से फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो एक क्वेश्चन हुआ, ट्रिक भी लगा, तो ये ट्रिक लिख लेना अब, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ो, ठीक है, ये अपन इकोनॉमी में लेके चलेंगे, ये नहीं प्योर पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाओ इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है, ठीक है। अब देखो ये मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन मान के चलो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हो गए, और आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करना चाहिए, जैसा ये क्वेश्चन। ये आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी, कुछ क्वेश्चन आपको जो है उसमें पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक मैं बताता हूँ। अरे आंसर नहीं पूछ रहा, देखो सुनो, अब देखो इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपको ऑड इवन वाली प्रोसेस है इस टाइप के क्वेश्चनों में, याद करो। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन सी ट्रिक लगती है, मैं एक थोड़ा आइडिया बताता हूँ। एक तो क्या लगती है कि भाई अपन जो यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं उससे कुछ कोरिलेशन करते हैं, उसके आधार पर भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो याद करो, जो इन्वर्टेड कॉमा दिया था उसका अर्थ क्या होता है, इस टाइप का पूछ लेता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि ऑड इवन वाला होता है, ऑड इवन वाली टेक्नोलॉजी होती है, भाई कुछ सब सारे ऑड दिए होंगे, एक इवन दिया होगा, ठीक है। एक ये ट्रिक लगती है, दूसरी ट्रिक लगती है कॉमन जो है दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगी ऑड इवन वाली टेक्निक। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, इवन है, एक ही बात बोल रहे हैं, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष समता, और यहाँ पे क्या है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो यहाँ पे अपना ऑड इवन वाला टेक्निक लगा, तो याद रखना आंसर क्या होगा, एक तो ये टेक्निक लग गया, अपना ट्रिक लग गया, ठीक है। दूसरा देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान से समझना। जब भी कोई सब्जेक्ट में कोई नया क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, एक तो करंट अफेयर का अगर ऐसे नया क्वेश्चन बनता है उसको मोस्टली ये आंसर होता है, ये भी एक ट्रिक थी अपनी, ठीक है। दूसरी बात है, जब मान लो कि कोई इमर्जिंग नया क्वेश्चन बना, चाहे कहीं किसी सब्जेक्ट का नया क्वेश्चन बन रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो पहली बार बना, देखो ध्यान समझना। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, याद करो मैंने बोला कि फाइनेंस कमीशन में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यार कोई इस टाइप क्वेश्चन तो कभी बना नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार बन रहा है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन का आंसर ए आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो जो मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ ये चीज़ समझते भी रहना, कहाँ पे ए आता है कहाँ पे डी आता है, ये चीज़ जरूर समझना। तो जहाँ पे नया क्वेश्चन फॉर्मेशन रहता है कि उसने एग्जामिनर को नया क्वेश्चन फॉर्म किया है, तो वहाँ पे मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है ए आंसर आने की। तो यहाँ पे 2 ट्रिक लग रही है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसको थोड़ा मैंने क्या बोला, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ो तो उससे ज़्यादा हेल्प होगा। इन एसेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ मीन, ठीक है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब ये देखोगे तो ये आपको मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ये चीज़, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एनसीईआरटी चैप्टर भी बताऊंगा कहाँ से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पर ये आपको लक्ष्मीकांत पे बहुत कम चांसेस है कि वहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कौन सी चीज़ पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। दूसरी बात, आपको ये जो चारों ऑप्शन है R&D जब करोगे इन चारों ऑप्शन का भी करना चाहिए। हो सकता है आपकी बार इसका आंसर ये था, अगली बार इनसे तीनों से क्वेश्चन बना लिया जाए, और मैंने देखा है यूपीएससी ऐसा ही करता है, और वो आप अभी देखोगे ना, नोटिस करोगे तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो ये अपने लिए अब चारों इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। हो सकता है 2023 में इसका आंसर ये था, अपने को आंसर से मतलब नहीं है, आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ याद रखना, ये भी है। तो इनको आपको अच्छे से सर्च करना है, ठीक है। ये चीज़ें अपन जब R&D करेंगे उसमें भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये होता है, जैसे प्रकृति किसी के खिलाफ अनजस्टिस नहीं करती है। जैसे सनलाइट होती है मान लो, तो मेल फीमेल पे डिवाइड नहीं होती है कि पुरुष को मैं अलग सनलाइट दूंगा, मेल को अलग दूंगा,
परंतु सोसाइटी तो करती है डिस्क्रिमिनेशन। तो यही होता है कि जब लॉ की अपन बात होती है, विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात होती है, तो भाई जो विधि होनी चाहिए, कोई भी कानून बन रहा है या कोई भी विधि बन रही है, कोई भी लॉ बन रहा है, तो वो इस आधार पे बाइस नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप में बाइस है। उसको भाई नेचुरल जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। पार्लियामेंट में जब भी कानून बनता है या सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे रहा है, तो हमेशा याद रखना वो नेचुरल जस्टिस की बात करता है कि भाई जो कोई भी कानून हो बाइस नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे बाइस नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून आया तो ऐसे नहीं कि वो हिंदुओं पे अलग काम करेगा, मुस्लिमों पे अलग काम करेगा, ठीक है, या मान लो कि लड़कियों पे अलग काम कर रहा है, लड़कों पे अलग काम करेगा। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब यही है कि भाई नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है उसको फॉलो होना चाहिए। बस इतना सिंपल से इतना समझो और यहाँ पे वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी आपको समझना पड़ेगा, तो इसका अपन करेंगे धीरे धीरे जब काम करेंगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। सर हाँ बोलो। सर हाँ, जो ये लास्ट में क्या है जो वर्ड आता है, पिछली बार शायद आपने ये बोला था सर कि क्या है, ये जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन के अंत में क्या है लगा हुआ रहता है, वो मोस्टली ऑप्शन उसका ए होने की संभावना होती है। हाँ वो भी है। दूसरी बात, जैसे नया क्वेश्चन को फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नया क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, या मान लीजिए तो करंट अफेयर का नया क्वेश्चन होगा, ठीक है, कुछ नया टर्मिनोलॉजी पूछ लिया हो, या फिर अगर पॉलिटी या हिस्ट्री में कुछ नया क्वेश्चन बनने का, जैसे इसी पेपर में अपन देखेंगे जहाँ पे उसने नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, पहली बार वो क्वेश्चन बन रहा है कि अपन देखे हैं कि वैसा कभी क्वेश्चन बना नहीं है, तो उसका मोस्ट आंसरली प्रोबेबली उसका ये होता है। दूसरी बात इसमें तो ओड इवन वाला भी लग रहा है, ये देखो ये ओड सब इवन है, ये ओड है, वो भी लग रहा है। थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग करोगे तो वो भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करते चलो। हाँ जैसे मान लो कि अमित ये बोल रहा है, तो आप ये देखो कि क्या सारे पेपरों में लग रहा है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, किसी भी ट्रिक को अगर सीखना है ना, तो उसका तरीका यही है कि आप उसको सारे पेपरों में लगा के देखो, ठीक है। अब आओ फटाफट इधर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, क्या 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यूपीएससी ने नया पैटर्न पकड़ ही लिया है, ये आपको मिलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा आपको कौन सी पढ़नी है एनसीईआरटी, ठीक है। इसके लिए मैं लक्ष्मीकांत चैप्टर बता ही दिया था। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझना। भारत में देखो इंडिया की बात कर रहा है पहली बात। अब देखो एक एक चीज़ है ना यार, जैसे मैं पेन चलाता हूँ ना, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पेन चलाना है, तब जाके आप सीखोगे, नहीं तो फिर भूल जाओ। अगर जो इसको पेपर को छूता ही नहीं है तो फिर भूल जाओ, ट्रिक से काम ही नहीं कर पाएगा। भारत में दिन मतलब दैनिक जो जेल प्रशासन है उसके लिए, जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों विनियमों से करती है, ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम बढ़ नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। बस अब यहाँ पे बात है कि भाई राज्य सरकारें करेगी या कोई और करेगा, बस अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब देखो मैंने अब ये चीज़ समझते चलना है ना, क्या होता है पॉलिटिक हो गया तो राज्य है, तो वहाँ पे केंद्र आ सकता है, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब अपन इसको एक बार सोचते हैं, दैनिक जेल प्रशासन के जेलों का अनुरक्षण केंद्र सरकारें अपने नियम और विनियम से करती है। मुझे बताओ अगर ये स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट में अपन केंद्र सरकार डाल देंगे तो वो तो ऐसे गलत लगेगा भाई। भारत में पहली बात, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, मुझे बताओ कई केंद्र सरकारें क्या, मुझे पहले बताओ। देखो ये बहुत सारी चीज़ें अपने को समझने की जरूरत है। पॉलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पहले ये चीज़ समझना है, ठीक है। पहली बात, भारत किससे चलता है? संविधान से चलता है, ठीक। पहली बात, संविधान में क्या पावर का सेपरेशन है? हाँ है। 7वीं समवर्ती सूची के अनुसार वहाँ पे पावर का सेपरेशन है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझ लो। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को बढ़ावा देता है? सेंट्रलाइजेशन को नहीं देता, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जेल प्रशासन की भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो तो करेगा, जैसे रक्षा का क्षेत्र हो गया, ठीक है, परमाणु ऊर्जा कुछ बनानी है तो उसमें सेंटर की इंपॉर्टेंस है। मुझे बताओ जेलों की देख रेख के लिए भी सेंटर जाएगा? ये तो बहुत गलत बात है। तो ये कॉमन लॉजिक हमेशा जरूर सोचना। तो अपन देखेंगे भाई ये तो बात सही है एकदम, भाई राज्य सरकारें झेलेगी ना भाई, स्वाभाविक सी बात है, कानून बनाना ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से। नहीं तो कभी कोई फिल्म में देखोगे थोड़ा आइडिया लगाया करो, ठीक है, उससे भी आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम बात सही है कि राज्य सरकारें तो देखेगी भाई, छोटी सी चीज़ के लिए सेंटर तो नहीं कूदेगी इस चीज़ में, ठीक है। जो भी जेलों के प्रशासन के लिए तो नेवर, कभी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा ये चीज़ रखना, राज्य केंद्र रख के सोचो क्या ऐसा लग रहा है, वो आपको स्टेटमेंट लग, जैसे आप केंद्र सरकार डालो ना वो एकदम ओड लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब अपना ये स्टेटमेंट सही है तो ये ऑप्शन अपना गया, ठीक। अब आगे देखो, भारत में अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, भारत में, ठीक है। जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम है ना, मैं उस दिन बता रहा था, मैं उस दिन बताया नहीं था उस वीडियो में। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये चीज़ नया ट्रिक है, ये चीज़ लिख लो। जब भी कोई चीज़, ठीक है, ऐसे एक्ट बना के दिया है और उसमें लिखा है, पूरा ईयर लिखा है और वो एक्ट दिया है,
मेरे जो अभी तक मैंने अनुभव किया है, मुझे एक भी गलत नहीं मिला। आप लोग मुझे बताना कि 2011 से लेकर 2024 तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिला हो जिसमें ऐसा जेल दिया हो और वो गलत दिया, मतलब एक्ट दिया हो, सन दिया है, कोई गलत दिया, नो नेवर, कभी नहीं। तो ये नया ट्रिक याद रखना, जब भी कोई एक्ट दिया है विद द उसका जो भी ईयर है, कभी भी गलत नहीं है, कभी भी। ये चीज़ याद रख लेना। और बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ माइंडसेट समझो यूपीएससी का, कि यूपीएससी कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत कराना नहीं चाहती। जैसे पीसीएस में देखोगे तो यहाँ पे ईयर चेंज कर देगा, यूपीएससी कभी भी नहीं करती। तो इसका मतलब है यूपीएससी का माइंडसेट समझो। यहाँ पे अपने को यही समझ में आ रहा है कि यूपीएससी जो है इस टाइप के क्वेश्चनों को कभी भी गलत नहीं करती है। ये चीज़ मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, आप खुद भी देखना आज जाके पेपर में, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो ये नया ट्रिक है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा है। अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे अरे विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा था। अब देखो ध्यान सर, से, आप जो एक्ट कह रहे हो वो पॉलिटी के टर्म्स में कह रहे हो या फिर कोई भी किसी एक्ट, में किसी भी सब्जेक्ट में आप देख लेना कि एक्ट जो है यूपीएससी कभी गलत नहीं देता। अच्छा सर, अगर एक्ट के साथ डेटा आ गया हो तो डेटा गलत हो सकता है ना? अपन इस टाइप का जो है यूपीएससी इन्फॉर्मेशन, इसमें जैसे होता है ना पीछे, इसमें मान लो इसमें ईयर चेंज कर दिया, यूपीएससी ऐसा कभी नहीं करता। और वो मैंने मोस्टली देखा है कि जो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया रहता है वो सही रहता है। ठीक है सर हाँ। ये कह रहे हैं कि जैसे कि जेल तो केंद्रीय कारागार भी होता है, तो क्या केंद्र के नियंत्रण में नहीं होता? जैसे मैं जेल गया हूँ जहाँ, तो उसमें केंद्रीय कारागार लिखा रहता है, तो और कहीं कहीं तो केवल कारागार लिखा रहता है। अरे देखो, हाँ सर, सेंट्रल जेल भी तो होती है। अरे देख, चीज समझो, दो चीजें होती है। देखो एक चीज यार, केंद्र सरकार के केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, और एक समवर्ती सूची होता है। जो आप बोल रहे हो सकता है वो समवर्ती सूची में हो जेल, तो जेल में समवर्ती सूची में होगा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ जेल जो है राज्य सरकारों के अंतर्गत आए, पर जो राज्य में है वो तो राज्य सरकारों के अनुसार ही चलेंगे ना, और जो केंद्र में केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग चलेंगे। पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों को गलत ऑब्जर्वेशन, सुनो ध्यान से। जैसे अगर दिल्ली में जो है, ठीक है, अभी दिल्ली में जो कारागार है, मान लो कि कौन सा है, यहाँ पे तिहाड़ जेल है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई उस जैसे मोस्टली जो सेंटर के हाथों में होता है दिल्ली में, तो परंतु ऐसा नहीं, जैसे पौंडीचेरी है तो वहाँ पे वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी वो उसके तहत रूल बनाती है। ऐसा नहीं है कि फिर वहाँ से बनेगा कानून, ठीक है। हो भी सकता है ना, मान लो समवर्ती सूची में भी तो हो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है। पर मैं फिर अपराधियों के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं ना सर, वो हमेशा राज्य सरकार ही लगाती है, इसलिए जेल का जितना भी रूल रेगुलेशन होता है वो राज्य सरकार डील करती है। हाँ, दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि स्टेट सब्जेक्ट ही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, स्टेट का ही है ये, ठीक है। सुनो अब इधर बात, अब ध्यान से समझो जो मैं यहाँ पे ट्रिक सिखा रहा था। अब देखो आप लोग क्या करोगे, आधी अधूरी ट्रिक सीख के जाओगे। तो मैंने क्या बोला, पहली बात तो ये स्टेटमेंट तो साफ सही था, क्योंकि केंद्र के राज्य अपन देख भी लिए थे। दूसरी बात ये स्पष्ट रूप से लिखा है, तो अब आप इसमें, अब देखो पॉलिटी में थोड़ा ध्यान रखना है ये चीज़। देखो पॉलिटी में कभी कभी ना सभी भी सही हो जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा नोटिस करके चलना। पॉलिटी में इसीलिए मैं आपकी बार इसी टाइप से करवा रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। अब देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, संविधान में कोई भी चीज़ लिखी होगी तो क्लियर ही लिखी होगी ना। इस एक्ट में लिखा है तो क्लियर ही लिखा होगा ना। ये चीज़ ध्यान से समझो, वो बात क्या बोल रहा है, क्यों ये सही हुआ है स्पष्ट रूप से। नहीं तो अपन मोस्टली क्या करते हैं, काट देते हैं। अपन पॉलिटी में अपन क्यों नहीं काट पाते, ये चीज़ थोड़ा मेंशन करो, ये चीज़ को नोटिस करो। देखो भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे मतलब इस जो एक्ट है इसी से जेल का विशेष स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो इसका भाई स्वाभाविक सी बात है, इसमें लिखा है इसीलिए स्पष्ट रूप से लिखा है ये चीज़। तो ये गलत मत समझ लेना, इसका एक्सट्रीम वर्ड है काटा, ये आंसर आ गया, ये गलती मत करके आ जाना एग्जाम में। तो पॉलिटी में थोड़ा संभल के चल रहा है इन चीज़ों को, ये चीज़ याद रखना। भाई स्वाभाविक बातों को उल्लेख किया गया हो तो एकदम क्लियर उल्लेख किया गया हो, ठीक है। अब दूसरी मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। देखो राज्य सरकार है, जब अपने को पता कि ये स्टेटमेंट सही है, तो राज्य सरकारें उस टाइम क्या था, प्रांतीय सरकारें तो थी। अरे अंग्रेजों की काल की बात चल रही है, तो प्रांतीय सरकारों किसको बोला जाता था उस टाइम, समझ में आया। प्रोविजन थे, यूपी प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत हो गया। उस टाइम राज्य को, मतलब जो आज जो अपनी स्टेट बोलते हैं, राजस्थान, बिहार, उसको उस टाइम प्रांतीय सरकारें बोला जाता था। तो ये तो स्वाभाविक बात है, जब ये बात सही है तो स्वाभाविक सी बात है। एक और चीज़ नोटिस करो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन के पीछे। भाई देखो अपन ने 1935 एक्ट को एकदम पूरा एडॉप्ट किया है। जब अपन भारत में संविधान बना रहे थे तो 1935 एक्ट से अपने सारी चीज़ें लिया। तो इसका मतलब ये है कि अपन जो अंग्रेजी प्रशासन है उसको अपन ने फॉलो किया एकदम। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उस टाइम जो है प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में था, तो आज भी तो प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहेगा। दूसरी बात आपको ये चीज़ सोचनी है कि भाई जेल जैसे छोटे मोटे काम तो केंद्र सरकार क्यों लेगी, जब अंग्रेज उस टाइम नहीं लिए तो अब क्यों लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बात आती है कि ये तो दो ऑप्शन तो गए अपने,
ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये बहुत सारे बच्चों को पिछले साल भी दिक्कत आ रही थी, सर हमें ये नहीं पता चलता कि ये सही है तो ये कौन सा मारे हम। ठीक है, अब ये चीज़ को थोड़ा सीख लो, ये बहुत क्वेश्चनों में काम आएगी, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। देखो ध्यान से देखना, जब पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो, भारत में दैनिक जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों विनियमों में करती है। फिर उसके बाद में आपको लगाने पड़ना है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि लगा के पढ़ो, क्योंकि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विशिष्ट स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। तो ये बात बताओ, इसकी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कारण है, ये सही एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है? भाई इसमें लिखा है इस एक्ट में, और वो विशेष स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों का नियंत्रण में है, इसीलिए जो है दैनिक जेल प्रशासन का नियम अपने राज्य सरकारों के नियमों के तहत है। जब इस तरीके से ये स्टेटमेंट इसकी व्याख्या कर रहा है तो याद रख लेना आंसर ए आएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि लगा के पढ़ना, देखना कि क्या इस स्टेटमेंट इसकी व्याख्या कर रहा है, हाँ कर रहा है तो बस ये आएगा। अगर व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग बात बोल रहा, तब भी आता है। ये चीज़ नोटिस करना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आने के बाद में भी ये गलतियाँ करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या लग रहा था कि देखो दोनों जगह जो राज्य सरकार है, यहाँ पे भी देखो प्रांतीय सरकार है, दोनों के बारे में दिया है, और कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया है अपने। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब है क्लियरली मेंशन किया गया, तो बस सभी की बात इसमें लिखा है तो मेंशन किया गया है, तो इसका होगा ये आंसर। ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ ये क्वेश्चन लगभग पिछले 14 साल में 5 बार पूछा जा चुका, और मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी 2025 में रिपीट होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो संवैधानिक सरकार हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन को जो ये आंसर है इसको क्वेश्चन बना दिया जाता है, और ये जो क्वेश्चन है उसको आंसर बना दिया जाता है। ऐसे घुमा फिरा के यूपीएससी बार बार पूछ रही है, तो ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति मत करना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये पहली बात है PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? तो भाई ये पूछ रहा है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनता है? भाई सरकार देखो ध्यान से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। तो भाई सब ऐसी बात है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अपन पहले अभी जैसे ऊपर वाला में बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है भाई, एक तो पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, सेंट्रलाइज होने से रोकता है। कैसे रोकता है भाई? 7वीं अनुसूची के तहत जो सब्जेक्ट है, विषय हैं, उनको 3 पार्ट में बांटा गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, तीनों में डिवाइड है। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी ऐसा नहीं होगा सेंट्रल जाके स्टेट लिस्ट पे कानून बना लेगा, उसका भी कुछ नियम दिया है, ऐसे नहीं है कि वो इधर उधर कर सकता है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी पावर को डिफाइन करता है और उनको लिमिट करता है कि आप कहाँ तक कानून बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा इसका प्रयोजन है, ठीक है। तो एक तो स्वाभाविक बात है, उस तरीके से अपने को पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए, ये तो फिर भी ऐसे सिंपल था, आप आराम से कर भी सकते हो इसको, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अपन यहाँ से देखो ना, आपको थोड़ा लगेगा नहीं, थोड़ा इंग्लिश में लगेगा आपको कि कैसे सिंपल जो देखो अपने इस टाइप के क्वेश्चनों की क्या ट्रिक होती है कि 2 जो है ऑप्शन एकदम सही दिए होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे लगेगा कि आपको एकदम वो श्योर है, ठीक हो। ध्यान समझना, इट डिटरमिनाइज, इट डिफाइंस, तो इसका मतलब है आंसर इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। दूसरी बात, यहाँ से भी देख सकते हो गवर्नमेंट बोला है, यहाँ पे गवर्नमेंट बोला है, चाहो तो अब देखो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ कौन से कॉमन हो रही है, इसमें कॉमन हो रही है तो आंसर यही आएगा। देखो गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट की बात बोल रहा है, इसमें इट डिटरमाइंस, इसका मतलब इस ज़्यादा दोनों किससे मैच हो रहे हैं, अपने इसी से मैच हो रहे हैं, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है सिंगल वाले स्टेटमेंट में आंसर निकालने का, ध्यान से समझो ये चीज़ को। देखो चाहो तो पीछे से भी पकड़ो, देखो दोनों लो लगते हैं इसमें, एक पीछे से और एक आगे से, देखो पीछे से दोनों में सिमिलर ये है, ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से होगा, तो ऑप्शन ये गए, ठीक। जब अपन आगे से पकड़ रहे हैं, ध्यान समझना, इट डिटरमाइंस, इट डिफाइन, देखो यूपीएससी जो ऑप्शन बनाती है, समझो ये लॉजिक समझो। अब सब ऐसी बात है, इन दोनों में से होगा, कोई ना कोई होगा। अब ये दोनों में से होगा तो ये गलत, ये गलत, तो अपने जब ये ट्रिक लग रही थी, इससे भी यही पहुँच रहे थे और इससे भी यही पहुँच रहे थे, तो आंसर ये ट्रिक याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, जो अननोन क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है ये चीज़, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया, थोड़ा कॉमन लॉजिक में सीखते हैं इसमें। यह आवश्यक वीडियो के निर्माण के उद्देश्यों को निर्धारण करती है, ये ऐसा कुछ ही नहीं है। ये राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन का सुकूर बनाती है, ये सब फालतू की बातें बोल रहा है। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करती है। ये कितनी बार यूपीएससी ने ऑलरेडी बहुत बार पूछ भी चुका है, जाके देखो, पेपर में करवाऊंगा तब देखेगा आपको। ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। अरे नहीं,
संविधान से ही करता है, सरकार को करना पड़ता है, पर जो सबसे बेस्ट आंसर है इसका ये है, ये चीज़ ये तो ये रटा हुआ होना चाहिए। अब मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी ऑप्शन से क्वेश्चन बनाती है, तो ये ऑप्शन याद रखना, आगे जाके यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये तो क्वेश्चन यूपीएससी ने डिलीट ही कर दिया था। हेलो हाँ बोलो। सर, हाँ बोलो। यहाँ पे ये बोल रहा है ना सर्वोत्तम रूप से, तो ऐसा नहीं मान सकते कि ये कोई जो ऑप्शन दे रखे हैं ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं। वो बात सही है, परंतु अपने को तो मेन प्रोविजन पकड़ना है ना, ज़्यादा अच्छा क्या है। तो अगर आगे कभी इन्हें स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाए तो इसमें कोई विशेष मिस्टेक तो नहीं है ना? देखते हैं, देखो सुनो, ये है राजनीतिक पदों और सरकार के सर्जन को शुक्र बनाती है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पदों को डिफाइन कैसे करोगे आप, मुझे बताओ। पॉलिटिकल पदों को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो संविधान से ही करता है। डी वाला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, देखो सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। देखो ये चीज़ थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो, ऐसे नहीं। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, सिक्योर से ही करता है। ये प्रोविजन दे सकता है आपको, ऐसा सरकार को ऐसा करना है। डीपीएसपी में क्या है, ये तो चीज़ है ना। हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें, नहीं ऐसा नहीं समझो कि ये सही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, ये तो सही है ही अपना। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखो। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और 2025 में आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, तो इस पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। 4 से 5 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो और किसी भी देश के संविधान का मतलब यही होता है कि वो स्टेट के पावर को लिमिट करे। स्वाभाविक सी बात है, और का डिफाइन ही तो होता है ना, मैनुअल होता है वो कैसे काम करता है। आर्टिकल 257। हाँ वो भी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अब मैं बताऊंगा एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत ने बहुत रेयर है किया, वो क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने ऐड कर दिया, वो एक अलग बात है, अपने वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से होते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, 11th के एनसीईआरटी है सर, पहला ही चैप्टर है। हाँ, 11th के एनसीईआरटी है। वही तो मैं बोला हूँ। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं लक्ष्मीकांत से, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो बाय द वे यूपीएससी ने ये क्वेश्चन हटा दिया है, ठीक है, परंतु मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ क्या करना है। ये जो है ना संशोधन, मैंने इंपॉर्टेंट लगा के रखा है लक्ष्मीकांत में, है ना, तो ये जो सारे संशोधन है, इसको चैप्टर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 3 स्टार लगा लो जाके। संवैधानिक संशोधन दिया है लक्ष्मीकांत में, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे बाय द वे जो सारे दिए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक, आप आ जाओ इधर। देखो थोड़ा टाइम लगेगा पर चीज़ों को आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये इसमें अपने को यहाँ से हिंट मिल गया कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता, बस खत्म बात। अब 2025 के लिए अपन वो काम करेंगे। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन के लिए पहले आप लगा लो लक्ष्मीकांत का जो संवैधानिक आयोग दिए हुए हैं वो सारों पे इंपॉर्टेंट लगा लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हर साल क्वेश्चन आता है वहाँ से। समझ में आया? जो संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कौन सा है वो। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, भाग 7वां है, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु सेवा, ये सारा याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते जा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, वो लगा के रहो अपने लक्ष्मीकांत में। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ध्यान से देखना। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक मतलब संवैधानिक नहीं पूछा है, देखो संवैधानिक, और ये थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पूछा है, क्या पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछा है। देखो ये भी है, इसमें संवैधानिक लिखा है। देखो एक होता है, ध्यान से समझो, ये थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारे बच्चों को। देखो एक होता है संवैधानिक बॉडीज। संवैधानिक बॉडीज का क्या होता है कि संविधान में आर्टिकल के तहत मेंशन होता है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कुछ होती है स्टैच्यूटरी बॉडीज। स्टैच्यूटरी बॉडीज मतलब उनके लिए एक एक्ट बनता है और एक्ट में उनका मेंशन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, एक चीज़ याद रखो। दूसरी बात, कुछ बॉडी जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन सकती है, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी वाला बना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें थोड़ा बहुत अब पता होनी चाहिए। ठीक है, पर ये देख, जैसे महिला कमीशन है, वुमेन कमीशन है, वो याद रखना स्टैच्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से समझो, उपयुक्त में से कितने संवैधानिक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है, लिखना तो इसको चाहिए था संवैधानिक, अब यहाँ पे देखो गलत लिखा है, जो भी है। ठीक है, तो सवाल की बात है। देखो पहली बात, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछ रहा है, तो देखो कभी भी, मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी भी चारों के चारों तो कभी सही नहीं होंगे। तो ये तो आप आराम से काट सकते हो, ये चीज़ ऑब्जर्व करते चलो। दूसरी बात देखो ध्यान से समझना,
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, याद करो इसका तो अपन ने पढ़ा भी था एनसीईआरटी में 1986 में, ये एक्ट है उसके तहत बना था। तो ये तो सभी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन से लिया। दूसरी बात, चलो मैं थोड़ा कॉमन सेंस वाली टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से समझो। मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन चीज़ें मेंशन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। मुझे बताओ कंज्यूमर के राइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो उससे ज़्यादा तो, ठीक है। विधि आयोग भी याद रख लेना कि ये नहीं है, नहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ज़्यादा है कि अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मतलब संविधान में जोड़ा गया था, इसीलिए ये पेशेंट क्वेश्चन भी पूछा, ठीक है। तो ओनली एक यही है, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे आपको R&D क्या करना है, आपको जाके देखना है कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बस इतना सा काम कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ सीखनी है इससे। अब इससे अपने को इंपॉर्टेंट है, देखो हर साल क्वेश्चन आता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना हमेशा क्वेश्चन। देखो अब की बात, देखो एक और चीज़ बताता हूँ, 2023 में आया है क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और 2024 में आया है स्टैट्यूटरी बॉडी से, याद आया क्वेश्चन। तो ये चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन दोनों से पूछता रहता है, तो आपके 2025 में मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब देखो मैं अभी तुम लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उससे राष्ट्रपति के चुनाव से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 2018 में आए थे, अब देखो फिर 2023 में आए, अब नहीं आएंगे। अब कब आएंगे, जब 2028 में इसके चुनाव होंगे, चुनाव से रिलेटेड। परंतु अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो राष्ट्रपति की पावर से रिलेटेड आएगा, उसकी विवेकाधिकार शक्ति क्या है, संवैधानिक शक्तियाँ क्या है, उससे क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा समझो, इससे ना आप टारगेट कर पाओगे कि भाई यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत करंट अफेयर का आइडिया क्यों होना जरूरी है, वो इसीलिए आइडिया होना जरूरी है भाई यूपीएससी आपकी बार किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, यूपीएससी ने ना पिछले साल से, मतलब 2023 से मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि इस टाइप के ट्रिक लगाना शुरू कर दिए है, और वो 2024 में भी लगी है। मतलब क्या कर रहा है कि अभी वो ऐसे 3 स्टेटमेंट ऐसे दे रहा है, जो पहले ऐसा होता था, बहुत रेयर चांसेस होता था कि ये आंसर होता था, ठीक है। ध्यान से समझना इस लॉजिक को, बहुत रेयर चांसेस होता था कि ये आंसर होता था। आप पीवाई के पहले 2011, 12, 13 में जरूर कुछ क्वेश्चन मिलते थे, पर 15, 16 के बाद में देखोगे ना कभी बहुत रेयर है कोई एक आध दो क्वेश्चन मिल गए। परंतु अभी यूपीएससी ऐसा कर रहा है कि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चनों का आंसर ये दे ही रही है, जिसका कोई भी आंसर नहीं होता। तो थोड़ा ये नोटिस करके चलना, तो वो कौन से क्वेश्चन में आएंगे, ये चीज़ थोड़ा सोचने समझने वाली बात है, ध्यान से देखना। देखो एक चीज़ देखो, इसमें चाहता तो वो स्टेटमेंट ऐसे क्यों नहीं बनाया 2, 3, ठीक है। ये चाहता तो, या वो ऐसे बना सकता था 1, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे भी तो बना सकता था, पर उसने ऐसे नहीं बनाया, ठीक है। तो इसका कुछ ना पर्पज होता है इन चीज़ों की, याद रखना। ऑप्शन के पीछे बनाने का भी एक माइंडसेट होता है कि किस तरीके अपने को क्वेश्चन फॉर्म करना है, और तो ध्यान से समझना। एक तो यहाँ पे अपने के पास वो ट्रिक आएगी, वो ध्यान से समझते चलना। अब देखो पहला पढ़ते हैं अपन, पहले इससे पढ़ो। देखो तीसरा, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी स्टेटमेंट कोई भी गलती नहीं की है, ठीक है। अब देखो कैसे वो गलत स्टेटमेंट बनाता है, इस चीज़ को माइंड समझते चलो। संविधान द्वारा विहित, बस तो ये चीज़ समझना है कि कहाँ गलती कर दिया उसने। संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। और अपन कितनी बार पढ़ते हैं भाई, देखो कुछ वीटो को अपना पॉकेट वीटो रख लेता है। याद करो यूपीएससी 1993 में इस टाइप क्वेश्चन पूछा था। अब पहली बात, संविधान मेंशन करता ही नहीं है, और मैंने क्या याद रखना, संविधान परिभाषित करता है, ठीक है। इस टाइप का स्टेटमेंट आता है तो याद रख लेना वो गलत होता है, 99% गलत होता है। संविधान ये करता है, संविधान डिफाइन करता है, ये करता है, याद रखना गलत होता है। तो बस ये पकड़ना था, संविधान द्वारा विहित, बस ये चीज़ याद रखना कि भाई उसमें टाइम पीरियड भी दिया, नो नेवर, कभी नहीं दिया टाइम पीरियड, ठीक है, गलत। अब आगे आ जाओ, तो ये देखो ये पॉलिटी की है, ये पॉलिटी की ट्रिक है, प्योर पॉलिटी की ट्रिक है, जो ओनली पॉलिटी में लगेगी और कहीं पे नहीं लगेगी, ठीक है। अब आगे पढ़ो। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है। अब देखो यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ तो कोई स्टेटमेंट उसने गलत नहीं किया। तो मैंने कितनी बार बोला, जब वो लंबा स्टेटमेंट बनाने जा रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा है। ये हमेशा ये चीज़ याद रखना, वो कुछ ना कुछ गलत करने का जरूर प्रयास कर रहा है। मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है, कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है, और याद करो ये ट्रिक, जब एंड लगा के और लंबा स्टेटमेंट बनाते जा रहा है, उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। मैंने क्या बोला, जब भी एंड लगाता है, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ सोचो, अगर आप राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो पहली बात तो ये भी लिख लो, प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना है, प्रेसिडेंट के साथ आपको गवर्नर, दोनों को चैप्टर एक साथ पढ़ना है, तभी फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसे याद रखना, पीएम के साथ आपको सीएम पढ़ना है, तभी फ़ायदा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ऐसे कोरिलेशन पढ़ोगे तो जल्दी याद कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना,
अगर आप राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ो या लक्ष्मीकांत से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, तो जैसे मुझे एक चीज़ याद है कि पहली बात तुम्हें पता है, राष्ट्रपति का 5 साल पीरियड होने से पहले 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं। पता है इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि राष्ट्रपति की सीट जो है वैकेंट नहीं रह सकती, किसी हालतों से वैकेंट नहीं रह सकती, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके बिना राष्ट्र नहीं चल सकता, चाहे वो नाम मात्र का ही हो, परंतु वो उसके बिना नहीं चलता। इसीलिए 6 महीने पहले अपन इलेक्शन करा लेते हैं, उसके 5 साल पहले। तो स्वाभाविक बात है इस आधार पर कि कुछ देखो, कुछ बोल रहा है कि कुछ विधानसभा विघटित हो गई है। अब इस बताओ क्यों क्वेश्चन पूछा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सोचो उस टाइम विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। तो क्या अभी देखो थोड़ा सा कॉमन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी की स्टडी में जनरल अवेयरनेस का क्या फ़ायदा रहता है कि आप भाई खुद सोचो लॉजिक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं थे, क्या राष्ट्रपति चुनाव कैंसिल हुए? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात, एक ट्रिक याद रखो, जब भी वो स्टेटमेंट लंबा करता जा रहा है, एंड लगा के और जोड़ा जा रहा है, तो गलत होगा। ठीक, अब 2 स्टेटमेंट तो अपने हो गए। दूसरी बात, अपने ट्रिक ये पता है कभी तीनों तो सही होते भी नहीं। इस टाइप अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो साइंस के एप्लीकेशन क्वेश्चन या सकता या सम वर्ड दिया हो तभी सही होता है। अब आगे 2 गलत हो गए तो ये तो ऑप्शन नहीं से गए। अब ये आता है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्नी घोषित कर दिया जाता। देखो यहाँ से ध्यान समझना, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। और हाँ, ये चीज़ भी लिख लो, हाई कोर्ट कोई जगह रिप्लेस कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। परंतु यहाँ तो स्वाभाविक बात है, राष्ट्रपति के चुनाव तो कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय देखते हैं अपन। बेसिक देखो, इसीलिए बेसिक पढ़ा हुआ होना भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। अब ध्यान से समझना, सभी कृत्य। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे अभी कौन है, मान लो इससे पहले कौन थे अपने राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका? कोविंद राज। हाँ, कोविंद थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद थे। अब ध्यान से समझना, मान लो कि उच्चतम न्यायालय ने आज मतलब कि रामनाथ कोविंद पे कोई कमेटी बैठी है और उसने आज घोषित कर दिया कि रामनाथ कोविंद के द्वारा जो उस टाइम थे इनका जो चुनाव था उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ था कि ज़बरदस्ती पैसे देके इनको करवाया गया था। ध्यान से समझ रहे लॉजिक। आप सोचो उस टाइम कितने महत्वपूर्ण कानून बन चुके होंगे, कितनी ट्रीटीज हो चुकी हो किसी देशों के साथ, जैसे बांग्लादेश को अपने ज़मीन ट्रांसफ़र किया था। तो आप खुद एक कॉमन लॉजिक सोचो कि उस टाइम जो उनके द्वारा जो किए गए थे, क्या उनको निरस्त कर पाओगे आप? 5 साल में उन्होंने इतने काम कर दिए, क्या सबको निरस्त करोगे? नो, नेवर, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद ही कॉमन लॉजिक सोचो। तो ये बोला कि सभी कृत्य विधिमान्य हो जाएंगे, कि सबको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, इससे भी अपन एक्सट्रीम वाला ट्रिक भी पकड़े, उससे भी गलत हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। पर एक और चीज़ मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। 2018 में भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि राष्ट्रपति पे और राज्यपाल इन पे ना ये नहीं लगता कि आपराधिक नहीं लगता है कि आप इन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो इनको ऐसा माना जाता है कि भाई ये सर्वोच्च है, मतलब सर्वा है, ये कोई गलती नहीं कर सकते। समझ बात है? तो इन आधार पर उन पे ना कोई क्रिमिनल प्रोसीजर ये कार्ड नहीं लगता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब वो उस पद पे रहते हैं तब तक उनकी उस पद की महिमा है। राष्ट्रपति से बड़ा याद रखना, और राष्ट्रपति का जो पद है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसको गौरवान्वित करने के लिए कभी भी उस पर क्लेम नहीं किया जाता कि इसने ये अपराध कर दिया, ये कर दिया। ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी बात, ये पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरी बात, अपन जानते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो हमेशा गलत होता है आंसर अपना आगे। तो ये चीज़ पकड़ते चलना, ये चीज़ याद रखना। तो राष्ट्रपति वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ना है। परंतु कौन सा? चुनाव वाला ज़्यादा टेंशन मत लेना, चुनाव वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आप उसके बारे में, उसके पावर्स के बारे में पढ़ो, और ये गवर्नर की जो पावर है उसमें कोरिलेशन करके पढ़ोगे तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं पहले बता रहा हूँ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो पिछले साल भी था, 2024 में फिर आया, 2025 में आ जाए तो कोई वो अतिशयोक्ति मत करना, आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों पे अपने को R&D करना है। पॉलिटी पे तो हर क्वेश्चन पे R&D करना। देखो अभी तक सारे क्वेश्चन देखे, पॉलिटी R&D करना, और पॉलिटी R&D करने के क्वेश्चन का ये फायदा हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपकी पकड़ में रहेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये तो ज़रूर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अभी तक पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है अपने को, उन पे तो सारे क्वेश्चनों पे काम करना है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो पहली बात एक चीज़ याद रखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ, पॉलिटी का क्वेश्चन है कभी तीनों के तीनों सही नहीं होंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये चीज़ सीखो, ये बहुत ज़रूरी है, ये कॉमन लॉजिक सीखो, इससे बहुत हेल्प मिलती है भाई एग्जाम में। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ध्यान से देखना, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कहाँ के इन्होंने गलती की है, ठीक है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है,
ठीक है, वित्त विधेयक की बात चल रही है, ना कि धन विधेयक की, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, एक होता फाइनेंस बिल, एक होता मनी बिल। पहली बात इन दोनों में अंतर समझना चाहिए अपने को। तो थोड़ा मैं एक आइडिया बताता हूँ, ध्यान से देखना। जब मनी बिल होता है, मनी बिल एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये चीज़ याद रखना। मनी बिल को जो डिफाइन करता है वो स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है, कौन सा मनी बिल होगा कौन सा नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जो लोकसभा ने जो उसमें ला दिया, पारित कर दिया, उसके बाद में राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा उसमें याद रखना कि कोई संशोधन कर सकती है, परंतु लोकसभा माने ना माने उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो यहाँ पे क्या दिमाग किया है कि इजीली रिप्लेस किया है। ये वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। तो पहली बात याद रखना कि जैसे जो ये मनी बिल होता है उसको तो अस्वीकृत कर ही नहीं सकती, ठीक है, उसको आपको उसको लौटाना ही पड़ेगा और वो पास माना जाता है, ये चीज़ याद रखना। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा उसको रोक भी लिया जाता है तब भी पास ही माना जाता है वहाँ से। पर हाँ, याद रखना कि अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अब यहाँ देखो ना, यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक देखते हैं। मान लो ठीक आपको नहीं पता लग रहा कौन सा सही है क्या गलत है, जस्ट उससे अगला वाला स्टेटमेंट पढ़ो। अब इन दोनों में देखो ना कुछ ना कुछ कोरिलेशन दिया होगा। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, ठीक है, राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसा ही कर सकती। अब देखो ये एकदम सही स्टेटमेंट है जो अपन ने इसके कोरिलेशन में निकाला, समझ में आया। तो यही तो अपन पढ़ते हैं कि मनी बिल के बारे में कि जो है, देखो पहली बात, दूसरी बात शक्ति भी दिया है यहाँ पे, ये बात सही है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अब देखो ये तो सही है, अब इसका अभी पता नहीं, अपने को याद रखना कि पहली बात वित्त विधेयक, ठीक है, उसका भी रखते हैं अभी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर, ठीक है, धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, एकदम सही बात है, अपन जानते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। याद रखना कि मनी बिल के लिए कभी नहीं होता, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। अब देखो ना, बहुत सारी कोचिंगों ने डिपेंड करता है कि उसने किसी ने कोई गलत निकाला, कोई किसी ने गलत निकाला है। अब देखो इस क्वेश्चन पे डिबेट है, अब देखोगे तो अलग अलग कोचिंगों का आंसर भी अलग है, ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि अब इन क्वेश्चनों के लिए अपने को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए अब अपने को खुद से अपने को R&D करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो यहाँ पे वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये गलत है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं होता है। अब देखो डिपेंड करे यहाँ पे क्या लिखा है, नेसेसरी, नो नेसेसरी होता ही नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये नेसेसरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अब देखो ये स्टेटमेंट तो श्योर सही है, 100% श्योर सही है। तो अब देखो ये वाला पढ़ते हैं, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, तो ये बात सही है, क्योंकि मनी बिल पे लागू होता है ये चीज़, तो सभा से तो वित्त विधेयक पे हो सकता है ये हो। अब इसके लिए अपना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये जो चीज़ है, देखो यहाँ तक ये पार्ट सही है, ठीक है। एक और चीज़, रुको, एक और ट्रिक तो लग तो रही है अपनी ट्रिक इसमें, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। मैंने एक ट्रिक बोला था दिस एंड दिस नॉट वाला, याद आया? तो इसमें देखो लोकसभा राज्यसभा के बीच की असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, तो ये क्या लग गया, दिस नॉट, पर इसके लिए लग रही है दिस, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। तो याद रखना इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, ठीक है। आपने पता तीनों तो कभी सही नहीं होंगे, ठीक है, ये अपने को सही पता है, एक तो सही है, ठीक है। अब ये देखो यूपीएससी ने आंसर इसको 2 माना, तो इसका स्वाभाविक सी बात है ये ज़्यादा सही होने का, तो अपन इसको पढ़ेंगे, इसी में बता रहा हूँ ये क्लियर करना जरूरी है। अपन कभी हमेशा ओनली मनी बिल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, फाइनेंस बिल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पर मुझे जहाँ तक पता है ये दोनों सही होगा। अपन कोचिंग वालों ने अलग अलग करके देखा है, पर याद रखना कि ये सही होगा और ये गलत होना, क्योंकि इसमें आवश्यक बोल दिया, यार आवश्यक नहीं होता है भाई, ये चीज़ याद रखना। तो इसका थोड़ा वित्त विधेयक, धन विधेयक और शायद एक संविधान संशोधन, इन तीनों के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है। अरे कौन बोल दे, उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें। कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए नहीं होता है, ठीक है, और मनी बिल के लिए नहीं होता है, फाइनेंस बिल के लिए हो सकता है। कौन सी बुक में पढ़ रहे हो तुम? फाइनेंस बिल के लिए हो सकता है, परंतु गलत ये इसलिए होगा कि आवश्यक होता है। अरे भाई आवश्यक इसलिए होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे लगता है कि जब बिल पारित नहीं हो रहा है तब उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। नॉर्मल बिल के लिए तो ये वित्त विधेयक भी नॉर्मल में आता है, पर याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में आएगा, नहीं मनी बिल में आएगा, तो ये चीज़ समझना, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये भी, अब देखो ये क्वेश्चन अपने पता लग गया, तो ये तो चैप्टर अच्छे से पढ़ना अपने को, ध्यान से समझना, पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ से। अब देखो यहाँ से देखो एक बार, देखो ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को लाइन से पढ़ना,
एक बार यदि केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है, किसी क्षेत्र को समुदाय पारिश्रित अधुसूचित मतलब कर देती है, तो मतलब यहाँ पे पढ़ो, गवर्नमेंट नोटिफाई द एज एरिया द कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, ठीक है, समुदाय पारिश्रित अधुसूचित कर देती है। कम्युनिटी रिजर्व याद रखना कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है उनको ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो आगे जाके है ना, फ्यूचर में यही क्वेश्चन बन सकता है, कौन समुदाय को अधुसूचित करता है, याद रखना, तो केंद्र सरकार। मैं फिर बता, यूपीएससी क्वेश्चनों की यही खासियत है, इसलिए मैं क्यों मना करता हूँ कि कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी यही खासियत है कि वो यहाँ से क्वेश्चन बना देगा अगली बार। ये चीज़ सीखो, ये मैं बहुत बार दिखाया हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो ठीक है, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। मैंने कितनी बार बोला है, देखो संस्था गलत होती है, ठीक है, या कोई पदाधिकारी दिया है, ये चीज़ याद रखना, ट्रिक, पदाधिकारी दिया है वो गलत होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझो, ये हमेशा गलत होते हैं इस टाइप के, संस्था गलत होती है, पदाधिकारी दिया हो, मंत्रालय दिया हो, ये इस टाइप का गलत होता है। 2024 में भी ट्रिक लगी है और आगे भी लगेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझो। तो 27 राज्य का मुख्य नियोजित वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। अब देखो ध्यान से समझना देखो कुछ लॉजिक सेंस सीखो, ट्रिक तो कोई बात, देखो ट्रिक अब इसमें क्या लग रही है, मैंने क्या बोला, जब भी 4 फैक्चुअल क्वेश्चन रहे तो 4 में से मोस्टली इस टाइप, देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन में 3-1 वाला फॉर्मूला लगता है, इसमें लगता है 4-2 वाला फॉर्मूला लगता है, पर वो नहीं सीखना, अपने को स्टेटमेंट सीखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि एक बार केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय पारिश्रित अधुसूचित कर देती है, तो मुझे बताओ कि राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी कैसे बन जाएगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, उसको कुछ लिया होगा, यहाँ पे कुछ हो सकता और कोई हो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बताता हूँ, देखो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का अधिकारी होगा ना, राज्य का कैसे हो जाएगा, राज्य का मुख्य वन्य जीव अरे केंद्र का आएगा। जैसे याद रखना कि देखो फॉरेस्ट सर्विस है ना, स्टेट की भी निकलती है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो फॉरेस्ट सर्विस जो स्टेट वाले होते हैं भाई, वो स्टेट आधारित उसमें लगेंगे ना, ये जो सेंट्रल का है, तो भाई याद करो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, वो लगेगा ना यहाँ पे, राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन अधिकारी कैसे बन जाएगा, ठीक है, ये गलत हुआ। आगे देखो, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। अरे भाई ये तो बात स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव बात है, जब तो कम्युनिटी पारिश्रित किया गया, उसको कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। जैसे मान लो हिरण के लिए घोषित किया गया, तो भाई उस हिरण को कैसे मारने की अनुमति दे दी जाएगी, या शेर के लिए घोषित किया गया है, या घोषित किया जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे राजस्थान में चिंकारा के लिए किया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, हर उस कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है तो उसका बहुत पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ये चीज़ याद रखना। इस क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती, ये बात तो 100% सही होगी, इस पर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पादों को संग्रह करने की अनुमति होती है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कम्युनिटी रिजर्व में कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे अगर कोई आता है तो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पादों को संग्रह करने की अनुमति होती है, तो ये चीज़ याद रखना जरूर होती है। क्यों, देखो गैर इमारती बोला है, पहली बात ये चीज़ याद रखना, ठीक है, गैर इमारती लकड़ी है, वनोत्पादों को संग्रह करने की, पेड़ों को काटने के लिए नहीं, वहाँ पे कलेक्शन करने के लिए। तो ये तो याद रखो, फॉरेस्ट जो डेवलपर होते हैं, और ये स्टेटमेंट है ना यूपीएससी ने पहले भी दिया था, 2011 या 12 का पेपर में जाके देखना। तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। अरे नहीं, अगर यहाँ आधुनिक बोलता तो अपन सोचते एक बार, पारंपरिक कृषि सोचो, स्लैश एंड बर्न अपन ज्योग्राफी में पढ़े थे, वहाँ पे क्या होता था, पेड़ों को जलाते थे, फिर 10-12 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर आगे बढ़ते थे। ऐसा करेंगे तो भाई ये तो नेगेटिव चीज़ है ना, तभी नेगेटिव चीज़ है तो कैसे होगा। तो दो ओनली स्टेटमेंट सही रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये ट्रिक याद करते चलो। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, स्टेटमेंट डायरेक्ट रिपीट होते हैं, डायरेक्ट। अब देखो अनुसूचित क्षेत्र, ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो अनुसूचियाँ होती है ना, उसमें 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनुसूची वाला जो चैप्टर है, जो जहाँ पे लक्ष्मीकांत में दिया है, उसको रट लेना, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। अब क्या, जैसे 8वीं अनुसूची से आया, ये देखो 2023 में इससे आया, हर साल क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, 20-25 चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, वो लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है भाई, आप ये चीज़ समझो बार बार, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ट्रिक देखो, ध्यान से समझ चलो। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेड्यूल एरिया होता है, अब देखो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, शेड्यूल एरिया क्यों डिफाइन किया जाता है। शेड्यूल एरिया जैसे मान लो कि कोई शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ पे है, तो उसको शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया जाता है। अपन जानते हैं कि 5वीं में भी है और 6ठी में भी है, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है।
अब एक ट्रिक क्या है, तीसरे पे आओ सबसे पहले। देखो पहली बात तो कभी ये तीनों के तीनों कभी सही नहीं होंगे, याद रखना, साइंस टेक्नोलॉजी वाले में सही होते हैं, ये चीज़ ट्रिक पकड़ते चलो, ठीक। अब देखो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है, अब मैंने क्या बोला था, सीएम की जगह पीएम को, ठीक है, इनकी जगह इनको करते रहते इंटरचेंज। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है, मान लो चलो ये तो सही है, क्योंकि संबंधित राज्यों से बोला तो भाई उनके मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं मुख्यमंत्री की जगह ये भी तो हो सकता है ना गृह मंत्री हो, जो सॉरी गृह मंत्री नहीं, गवर्नर, राज्यपाल। ये चीज़ बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। अब तो ध्यान से समझना, मैंने कितनी बार बोला मिनिस्ट्री गलत होता है। अरे एक तो कॉमन लॉजिक भी सोचो भाई, मुख्यमंत्री, चलो मान लो यहाँ मुख्यमंत्री है, पहली बात, अगर मुख्यमंत्री होगा तो भाई गृह मंत्रालय क्यों भेजेगा, भेजेगा तो पीएम को भेज सकता है, मान लो राष्ट्रपति को भेजेगा, और राष्ट्रपति को भेजेगा तो यहाँ पे गवर्नर होगा, तो इसका मतलब दोनों जगह गलत है ये तो। और दूसरी बात, अपन मैंने कितनी बार बोला मंत्रालय गलत होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब भी फैक्चुअल स्टेटमेंट कोई चीज़ है, अब देखो ये भी समझते चलो, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो ये तो गलत होगा। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री यहाँ आराम से इजीली रिप्लेसेबल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय यहाँ हो सकता है कि कोई और हो, या हो सकता है जनजातीय मंत्रालय हो, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना, तो आराम से रिप्लेसेबल है। और जहाँ फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है। अब देखो ये हो गया, अब आगे देखो, तो ये चीज़ें समझते चलो, बहुत फ़ायदा करेगी ये चीज़ें, एक एक चीज़। और मैं फिर बता रहा हूँ, देखो 2023 में है, 2024 में भी लगी है, 2025 में भी लगेगी, ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, ये पढ़ो, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। तो मैंने फिर बोला था, याद रखना, राष्ट्रपति। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, ये तो चीज़ सही हो गया। दूसरी बात, एक आदेश के द्वारा, तो ये एकदम सही बात है। अरे आर्टिकल 342 में दिया है, ठीक है। ये तो मैं पहले बता रहा हूँ कि इसके लिए तो मैं आपको भेजूंगा, बेयर एक्ट से भी कुछ कुछ भेजूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी लक्ष्मीकांत भी नहीं मिलेगा, अब ये आपको बेयर एक्ट से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं भेज दूंगा इसका PDF, वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये आप लक्ष्मीकांत में जाके देख लो, गारंटी साथ में बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा ये आपको। तो ये भी जरूरी है कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी। अब क्योंकि इसने पहले बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछ लिए, अब थोड़ा एडवांस पूछिएगा ना, इसीलिए बेयर एक्ट से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ध्यान समझना, भारत में बोला है तो याद रखना, भारत में आएगा तो राष्ट्रपति करेगा ना घोषित, राज्यपाल कैसे कर देगा भाई किसी राज्य में, राज्यपाल उस राज्य में कर सकता है, परंतु मेन सेंट्रल में कौन बैठा है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति होता है, याद रखना, एक आदेश, और याद रखना एक स्टेटमेंट सही रहता है। अब आगे देखो, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, ठीक है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉकों में गाँवों का समूह होती है। ये 2011 का क्वेश्चन जाके देखना, यही रिपीट। अरे बस स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना। अब जैसे अनुसूचित क्षेत्र कोई भी बनता है ना, तो ब्लॉक के आधार पर डिवाइड किया जाता है, और सबसे बड़ी इकाई तो जिला ही, देखो राज्य में कहाँ होता है, जिले तो होते हैं ना सबसे बड़ी, तो उस तरीके से सोचोगे। दूसरी तरीके याद रखना कि 3-1 वाली जो है ट्रिक याद रखना, तो वो चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जो गलत स्टेटमेंट उसको बनाना होता है तो बना दिया वो, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉकों में गाँवों का समूह होता है। अब सब बात, बड़ी इकाई सही है तो छोटी भी सही होगी, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, यहाँ पे ट्रिक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। मैंने कितनी बार बोला देखो ना, इस टाइप के क्वेश्चन में एक और फायदा हो गया है, जब एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना, फट से आंसर आ जाता है, तो अपना ये सेकंड गलत है, आंसर आ गया। ये बहुत उल्टा, ये नए पैटर्न में फ़ायदा है, ये चीज़ सीखोगे तो आप। तो याद रखना है ट्रिक, पॉलिटी का ट्रिक, संविधान परिभाषित करता है। पहली बात मुझे बताओ, प्रशासन की दक्षता को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, कोई ऑफिसर कितना एफिशिएंट वर्क कर रहा है, कैसे आप डिफाइन करोगे भाई इस चीज़ को, और जो भी संविधान में डिफाइन करने का है, यार क्या बात कर रहे हो, ये चीज़ें भी संविधान बताएगा। अब आगे देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचार किया था, ध्यान समझना, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। बस ये चीज़ याद रखना, ये सही स्टेटमेंट है। अब ये आगे जाके क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि संविधान में दिया है, ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब ये था कि सब एक सी बात है कि जैसे मेरिट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में इन्हें देखोगे, जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पे मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है 40% भाई, इतने नंबर तो आने चाहिए पेपर में, तभी जो SC ST के बच्चे होते हैं उनके नहीं आते नंबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, नहीं आपको ये मिनिमम बैरियर है उसको तो रखना पड़ेगा क्राइटेरिया। वैसा नहीं है कि वो पास ही नहीं हो रहे तो आप कम क्राइटेरिया रख दो, उनको ले लो, नहीं, वो दक्षता को एफिशिएंसी को भी तो ध्यान में रखना है ना।
तो ये स्टेटमेंट बोला था ना कि संविधान में मेंशन है, ये चीज़ याद रखना। तो ये इस टाइप का याद रखना। ये देखो ट्रिक, अब देखो इसी पेपर में 2 बार लग गई, अभी आगे देखते जाना है कितनी बार लगेगी ये ट्रिक। बहुत बार लगेगी, बहुत बार, क्या बहुत बार लगेगी ये ट्रिक, याद रखना। चलो अपन हो गया यहाँ तक पॉलिटी के क्वेश्चन। आ जाओ। अब देखो इसके लिए आपको पढ़ना है, देखो ध्यान से समझना, ये हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। अभी वापस से इसका पैटर्न पकड़ लिया है। तो लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है वो तो पढ़ना ही है आपको। साथ में स्पेक्ट्रम बुक में दिया है संवैधानिक विकास वाला, वो किसी बात संवैधानिक मेरे को जरूर भेजना, नहीं जो है उसमें दिया हुआ, ये चीज़ याद रखना, जो नई जो है उसमें दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपको, वहाँ से पढ़ना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये वहाँ से दोनों से पढ़ना है, आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। अरे कैसे काम चलेगा तरुणों में, ऐसे क्लास करोगे तो आप फिर भूल जाओ। आप लोग, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, जो डेली क्लास मिस किया हो तो ऐसे भूल जाओ, ठीक है। सर खाना खा रही थी इसलिए। आप खाना खा रहे हो, इस टाइम फ्री रहा करो। 7 से 10 क्लास होगी तो होगी, ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में किसी एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया था। अब मैं पहले बता रहा हूँ ये, अब देखो अब ये क्वेश्चन है ना, ट्रिक व्रिक से मत सोचो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप नॉलेज से अपना पकड़ पा रहे हैं टॉपिक, डायरेक्ट वहाँ से करो ना इस टॉपिक को। अब हर चीज़ के लिए आप ट्रिक के पीछे भागोगे तो फिर तो भूल जाओ आप, ये चीज़ भी याद रखना। ये सबको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, ट्रिक तो लगी रही है, याद करो मैंने क्या बोला, नॉन क्वेश्चन का आंसर कहाँ जाता है, डी, ठीक है। दूसरी बात देखो चार्टर एक्ट दोनों में से होगा, ठीक है। ये चीज़ भी समझने की बात है। अब देखो 1793 की बात करते हैं। निम्न में किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया। अब देखो ध्यान से समझो भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये रहा। इसमें तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। तो भाई इनको टाइम लगेगा ना इंडिया पे ऑक्यूपाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि रेगुलेटिंग एक्ट में हो जाएगा। फिर से इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 वाला, किसको बोलते हैं फिर से इंडिया एक्ट, अब ये भी नहीं पता क्या। हाँ सर, 1783 हाँ सर, इसी को बोलते हैं। 1784। ठीक है। अब स्वाभाविक बात है 10 साल में तो इंडिया पे पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे ना, कॉमन सेंस भी लगाओ, देखो कॉमन सेंस भी सोचो। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरी क्लासेज का यही फायदा है कि आप कमजोर विद्यार्थी हो ना, तब भी से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। आप मेमोराइज नहीं रख पाते हो, परंतु कनेक्शन करना सीख गए। अब जैसे मेरे को फैक्ट कभी याद नहीं रहता, मैं साफ बता रहा हूँ, परंतु मुझे कॉमन सेंस रहता है, तो भाई उससे भी लग जाएगा। आप मुझे बता 20 साल में क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे, नो, सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ बनेगा, हाँ 18-33 बार लगभग। 60 साल में तो ऑक्यूपाई कर ही लेंगे ना, आराम से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और आपने थोड़ा बेसिक आइडिया तो उससे भी कर लोगे। एक तो नॉलेज वाला, भाई नॉलेज वाला क्वेश्चन है तो समझे डी आंसर जाएगा। तो जो कॉमन सेंस से सोचोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। ये वाली टेक्निक भी लग रही है 2 ऑप्शन से, उससे भी सही हो रहा है, तो ट्रिक से भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। परंतु ये मेरा मानना है कि अपने को नॉलेज से इसको करना। अरे ऐसे भी PYQ का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ का। अगर आपने देखा होगा कल किसने जो मैंने बोला वो किसने किया, हम किए हैं सर। सर मैंने किया है। तो किया था सर हमने किया था, 10 क्वेश्चन किया था सर। सारे क्वेश्चन करके आए हो? सर आज करूंगी, कंप्लीट नहीं हो पाए भी मेरे। चलो ठीक है। अपन ना जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको भी पॉलिटिक्स में ही लेके मतलब पॉलिटिकल वाले पार्ट में ही लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा इजी रहता है वहाँ से समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो एक तो अपना वो 4 वाले स्टेटमेंट में याद रखना, वो ट्रिक लग रही है एक तो पहली बात, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में ध्यान से समझना, पहले लॉजिक समझो। मैं गवर्नमेंट स्कीम को लेके थोड़ा एक आपको माइंड सेट तैयार करता हूँ, और है ना ये चीज़ भी करते चलना कि मैं कौन से क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, तो टिक लगाते रहना, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना है। अब जो जननी कौन होती है, जो जन्म देने वाली होती है, कौन होती है, माता होती है। ये चीज़ बहुत लॉजिक है क्वेश्चन को समझना, माता होती है। अब उनकी सेफ्टी की बात चल रही है, उनकी सुरक्षा, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी सेफ्टी कैसे बढ़ेगी। अब बस इन्हीं 4 स्टेटमेंट में से अपने को यही छानना कि भाई उनकी सेफ्टी किस चीज़ों से होगी, ठीक है। आ जाओ, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। मुझे बताओ कभी भी याद रखना, डिपार्टमेंट दिया हो, ये याद कर लो, डिपार्टमेंट दिया गलत होता है, ठीक है। मंत्रालय जो दिया गलत होता है, मंत्र की तरह रट लो इस चीज़ को, सोचना ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने कितनी बार ये कॉमन लॉजिक भी सिखाया आप लोगों को। भाई देखो जननी सुरक्षा योजना है, मुझे बताओ ये केंद्र सरकार की योजना होगी, तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग क्यों एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। भाई केंद्र सरकार की है ये, और यूपीएससी केंद्र सरकार की लेके ही क्वेश्चन पूछता, ना कि कभी राज्य सरकारों की स्कीम कभी नहीं पूछेगा। ये चीज़ याद रख लेना, कभी नहीं पूछेगा। तो याद रखना डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें आराम से रिप्लेस की जा सकती है। तो यहाँ पे आराम से वही चेंज किया है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की जगह। देखो थोड़ा इंग्लिश में सीखो, या देखो ये आराम से रिप्लेसेबल है, यहाँ इजीली रिप्लेसेबल होते हैं यूपीएससी। तो ये याद रखना फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत बनाती है यूपीएससी। आगे देखो, इसका उद्देश्य गरीब
गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। एकदम सही, क्वेश्चन से कोरिलेशन हो रहा है, पॉजिटिव है। और याद रखना गवर्नमेंट की जो होती है पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली होती है। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, जननी मतलब माता, माता की बात कर रहा है। हाँ, गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एकदम पॉजिटिव है। और मैंने क्या याद रखना, कभी भी गवर्नमेंट स्कीम में उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होता है, ये चीज़ समझना। अगर अपन ये भी चीज़ याद रखना कि दो उद्देश्य नहीं होता। देखो इसका ये उद्देश्य, ये उद्देश्य, एक आध शायद क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि दो उद्देश्य दिया तो सही हुआ, पर 99% में गलत ही होता है। पर जो मोस्टली एक उद्देश्य उसका जरूर सही होता है। और अपने पकड़ पाए, क्वेश्चन से कोरिलेशन कर पाए तो सही है, एकदम स्वाभाविक सी बात है। आगे बढ़ो। इसका लक्ष्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए। तो याद करो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। जननी ये कौन है, माता। हाँ, उनकी सुरक्षा कैसी होगी, जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तभी तो होगी ना। एकदम सही बात है। तो ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है, डिजायर स्टेटमेंट है, ये तो सही होने ही चाहिए भाई। ये गलत हो गए तो फिर क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा। तो दूसरी बात एक, ये देखो इधर कभी चारों सही नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात 4 में 2 का फॉर्मूला रहता है मोस्टली, ठीक है। एक आध हो तो फैक्चुअल स्टेटमेंट बनने, तो आपने पता लगे यहाँ पे। अभी देखो इसके उद्देश्य, तो मैंने पहले बोला था 2 उद्देश्य तो कभी सही नहीं होता, फिर भी पढ़ लेते हैं। इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना शामिल है। मुझे बताओ 1 वर्ष की जगह 6 माह भी हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट डाटा हमेशा गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। सब ऐसी बात है, मोस्टली 6 माह तक के बच्चों को ही रहता है, 1 साल के बच्चों को नहीं रहता। ये फैक्ट है, फैक्ट है तो गलत है, ये चीज़ याद रखना। आंसर तो स्टेटमेंट सही, तो ये चीज़ याद रखो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। अब देखो ये गवर्नमेंट, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मैगजीन एक फालतू क्या भी है ना, PTT 65 वाले निकालेंगे गवर्नमेंट मैगजीन का, साल भर की मैगजीन का, पगला जाओगे। मैं तो कभी नेवर आई रीड, और मैं इतना गांडी बता रहा हूँ, तुम लोग पढ़ के जाओगे, मैं तब भी सही कर लूँगा तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो टैक्टिक सीखो भाई, ये चीज़ याद रखना। ज़्यादा पढ़ने सोचोगे पगला जाओगे। पढ़ना है पर अपने को बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। अब इन क्वेश्चनों के लिए तुम पढ़ने लग गए ना, पागल हो गए, मैं पहले बता रहा हूँ। टैक्टिक सीखो। गवर्नमेंट स्कीम को तो मैं गांडी बताऊँ कि एक भी गवर्नमेंट स्कीम मत पढ़ के जाओ, कर लोगे आप। अब फिर पढ़ो, अगर पढ़ना चाहते हो तो अभी आएगी विजन का, पढ़ना आराम से, उड़ान आएगी, पढ़ते रहना मार्केट में, ठीक है। अपन कॉमन लॉजिक से करोगे, ध्यान से हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्था के संदर्भ में देखो। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति क्या होती है, पहली बात ध्यान से समझो। एनीमिया मुक्त क्या होता है, देखो ध्यान समझना कि महिलाओं में क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो मासिक चक्र होता है उसमें ब्लड फ्लो होता है, उसके कारण जो है खून की कमी आ जाती है। तो उसके कारण जो महिलाओं में बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैं एक IAS का भी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे मणिपुर का जो भी है, मतलब मुझे इतना नहीं पता एग्जैक्ट, पर मुझे उसके बारे में स्टोरी पता, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को ना, उससे थोड़ा ना आइडिया लगेगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन के पीछे सेंस बताता हूँ तो उसका कुछ लॉजिक होता है। तो वो IAS अधिकारी था, तो उसने देखा कि वो ट्राइबल एरिया में गया, ठीक है। तो सवाल बात है, ट्राइबल एरिया में एजुकेशन नहीं होती है, लोग पिछड़े होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं इन चीज़ों को लेके, और महिलाओं को लेके कंसर्न थोड़ा कम ही रहता है। भगवान भरोसे जीती है भाई महिला, ये हकीकत बात है। लड़कियां भगवान भरोसे जीती है, ये आप विश्वास नहीं करोगे, कहावत है ये, लोग परंपरा का विषय कि भाई लड़कियां तो बस पैदा कर दो, अपने आप बड़ी हो जाती है, उनका भगवान ध्यान रखता है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, उनको दवा देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का माइंड सेट हो, गलत है। तो वो भी जब वो कलेक्टर बन के जाता तो उसने देखता कि ये चीज़ है कि लड़कियों को वहाँ पे एनीमिया की दिक्कत, अपन लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत है। तो फिर उसने देखा कि गवर्नमेंट की स्कीम, हाँ गवर्नमेंट की स्कीम भी थी, वहाँ पे एनीमिया की दवा मिल रही थी, सब कुछ है, परंतु लोग ले ही नहीं रहे थे। तो उसने एक नया इनोवेटिव आइडिया अपनाया। नया इनोवेटिव आइडिया क्या अपनाया कि जब बच्चियाँ जब स्कूल आती थी तो उसने क्या किया, मिठाई में, मतलब जैसे होता है चॉकलेट ऊपर लगा दिया उसके, तो ऐसे मिठाई बना के उसने जो है लड़कियों को खिलाया, और बच्चों को पता ही नहीं लगा कब कब वो एनीमिया की गोली खा गए, और उसका बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो मेरा कहना मतलब, देखो कलेक्टर बनना तो ऐसा बनो। अब देखो ध्यान समझना, नॉर्मल IAS अधिकारी होगा तो पहली बात तो ध्यान ही नहीं देगा, भाड़ में जाए, उसकी तरफ से कोई मर रहा है क्या है, नहीं सोचो इन छोटी सी बात पे कौन ध्यान देगा। पर तुम्हें पता है एनीमिया के कारण कितनी बड़ी दिक्कतें होती है। जब माँ मतलब बच्चियाँ माँ बनती है तो उनके भाई खून की कमी होती है, खून की कमी के कारण स्वाभाविक सी बात है उनकी मौत हो जाती है। अब सोचो, ध्यान से समझो। और ये देखो UPSC क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्यों पूछा भाई, UPSC लॉजिक होता है, ये चीज़ ध्यान से समझो, ये लॉजिक है भाई। एनीमिया मुक्त भारत बनाओगे तभी जननी सुरक्षा योजना भी होगी, ये कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि सबाई सी बात है, जब गर्भवती महिला होती है, जब ब्लड की कमी होती है, दिक्कत होती है, इसीलिए मरती है महिलाएं। जब भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है या डिलीवरी के टाइम महिला इसीलिए मरती है। तो सोचो कि सबाई सी बात, एक कॉमन IAS अधिकारी रहेगा तो ध्यान ही नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात है, थोड़ा बहुत अगर होगा, थोड़ा बहुत एक्टिव है यार, ठीक है यार, लोग काम मतलब दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूँ, वो गोलियाँ देने का प्रयास करेगा, गोलियों की बर्बादी होगी, क्योंकि उस पर आउटकम में ध्यान नहीं देगा ना। हो सकता है गोलियों की तो बिक्री हो रही हो, परंतु लोग नहीं ले रहे। परंतु जो होता है ना कि कंपेशनेट होता है IAS अधिकारी, वो भाई उसको परिणाम चाहिए,
वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं कैसे भी इसे एफर्ट करूँ, वो अपना ड्यूटी नहीं समझता, उसको अपना समझ रहे हो कि अपना जो जीवन का लक्ष्य बनाता है तब किसी कार्य को तब कर पाता है। उसकी ड्यूटी तो समझ पाता है कि जितने भी भाई स्वास्थ्य जो है, मान लो कि आंगनबाड़ी है उसमें बंटवा दो दवाई, यहीं तक सीमित है ना। परंतु जो इंश्योर करना चाहता है वो ऐसे IAS अधिकारी बनो तब कोई मतलब है ना कि हाँ कि ये इंश्योर हुआ है, तो सोचो उसने दिमाग लगाया, स्कूलों में बांटा, तब जाके वो हुआ चीज़। अब देखो अभी इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे ना तो आराम से सारी चीज़ें कर लोगे। अब देखो ध्यान से देखना, एनीमिया मुक्त भारत है। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना ये क्या है। अब ये चीज़ थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे ध्यान छोटी है, यहाँ पे छोटी है या नहीं है, तो ये बताइए। इसी स्टेट में आप तो डिलीवरी करती भी होगी, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ये वो अम्बिलिकल कार्ड की ब्लीडिंग बंद करने के लिए बोल रहा है, वो सरसरी हो जाती है। अब देखो कारण है उसका, हाँ कारण उसका ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है, तो माँ में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसको जल्दी से बंद करने से क्या होगा, माँ का जो ब्लड होता है वो सेव हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, मैंने देखो, अब देखो मैंने स्टोरी समझाया कि भाई एनीमिया से क्या दिक्कत होती है। अगर एनीमिया की कमी रहेगी, जब डिलीवरी होगी तब महिला को बहुत दिक्कत होती है। सोचो ये होता है सही। अब ये सही हुआ, ठीक है। आगे देखो, इससे बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कर्मी मुक्ति की जाती है, ठीक है। ये क्या होता है कुछ पता है? ये गलत है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट अलग से चलाई जाती है। नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, पर एल्बेंडाजोल की अलग से चलती है। एल्बेंडाजोल जो है ना फाइलेरिया की है, एल्बेंडाजोल फाइलेरिया की है, फाइलेरिया की नहीं है। अरे कीड़े मारने की है, फाइलेरिया के लिए नहीं होती, फाइलेरिया अलग चीज होता है। नहीं एल्बेंडाजोल कीड़े मारने के लिए होती है। हाँ, सही बोल रहे हो। मतलब बच्चे को जो चूना काटता है उसके लिए होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो इधर बात है। अब देखो सुनो, पहली बात देखो, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्था के संदर्भ में देखो ये सही है। इसके शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, एकदम सही बात है। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर, निर्धारित अवधि देखो इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं बोला है, पर कर्मी मुक्ति की जाती है। कर्मी मुक्ति मतलब जो कीड़े होते हैं ना उसके बारे में, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे छोटे बच्चे में देखो ध्यान से समझ रहा, मैं तुम लोगों ना एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि का बताता हूँ एग्जाम्पल। ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या होता है, बच्चे है ना छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना मिट्टी खाते हैं, ये चीज़ आप नोटिस करना क्योंकि गाँव में जो है बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। सभी खाते हैं, बच्चे होते हैं जब मैं ईंट खाती थी, पता है आपको? ठीक है, ये उसी के बारे में है। तो जैसे बच्चे वाले कैल्शियम की कमी को बताता है, पता है। ये जो मिट्टी खाना होता है ना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब समझो ये वही चीज़ है। तो कर्मी मुक्ति तो भाई इसी के द्वारा भाई स्वाभाविक सी बात है वो प्रयास, क्योंकि फिर जो बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े उड़े पड़ने लग जाते हैं, तो ये चीज़ रखना, तो उसी के लिए है। तो स्वाभाविक बात है सेफ्टी मेजर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ तो होगी ना, आप उसका एकदम पूरा उसमें मत जाओ। पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव हो रहा है तो होगा, जरूर होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें ध्यान से देखना। आप देखो मैंने बोला था ना, देखो वो स्कूल वाली स्टोरी से आपको याद आएगा। इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल के बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूर्वकता प्रदान की जाती है। मुझे बताओ भाई, आयरन की कमी होती है एनीमिया में, कैल्शियम की दवा देने से क्या फ़ायदा होगा ये बताइए आप। यहाँ पे ये रिप्लेस किया गया है आयरन की गोलियाँ, आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है, याद करो कौन से दिए जाते हैं गोली, बताइए ना बता। आयरन फोलिक एसिड दी जाती है 3 महीने। ठीक है, तो ये गलत है। अब देखो ये क्यों गलत हुआ, ध्यान से समझो, कॉमन लॉजिक सोचो। कैल्शियम की जगह आराम से रिप्लेस किया जा सकता है, ये आयरन है यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दिया। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट हो तो गलत होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब एक गलत गया तो मैं पहले बोला था कभी चारों सही तो होगी। गलत होने का प्री स्कूल लिखा हुआ है ना, प्री स्कूल तो हाँ छोटे, मतलब किस एज को दिया जाता है, हाँ ये बात भी सही है, यहाँ पे भी पकड़ा जा सकता है। वो चालू किया जाता है 6 साल से कम होते हैं प्री स्कूल तो। नहीं मतलब ये बताओ कि दवा जो फोलिक एसिड वाली जो दवा होती है वो कब दी जाती है, वो कब दी जाती है, आप ये बताइए मुझे। 14 साल तक की बच्चियों के लिए दी जाती है। 14 साल तक या 14 साल से? 14 साल के बच्चों को, 12 से 14 ऐसे रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये भी गलत है, ये चीज़ भी याद रखनी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 18 तक नीचे नहीं, प्री स्कूल से कर कैल्शियम से काट सकते हैं इसको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ देखो ये गलत हो गया, ये दोनों सही है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आगे देखो, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन याद रखना किससे जुड़ेगा, आयरन से जुड़ेगा। और फ्लोरिस पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों को भी ध्यान देना। अब देखो ये पॉजिटिव चीज़ है,
अब इसको ये मत सोचो। दूसरी बात एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो सिंगल जो फैक्ट होता है वो गलत होता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान समझना, ये ट्रिक है। यहाँ सिंगल फैक्ट था, गलत हो गया। पर जो मल्टीपल फैक्ट होते हैं, जैसे देखो मलेरिया, हीमोग्लोबिन, फ्लोरोसिस आ गया, इस टाइप का मल्टीपल फैक्ट कभी भी गलत नहीं होते हैं। याद करो वो जो सांस वाला क्वेश्चन आया था उसमें 2-3 चीज़ें दी हुई थी, हॉट मैली ऐसे करके दिया था, वो भी सही था। ये याद रखो जो चाय वाला टी बोर्ड वाला आया था क्वेश्चन, उसमें भी जो मल्टीपल फैक्ट सही थे। ये ट्रिक याद रखना, जो ऐसे करके मल्टीपल फैक्ट दे रहे थे ना वो सही होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें 3 सही होंगे। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, देखो कारणों को ध्यान दिलाया जाता है, एनीमिया के बारे में है, ऋषि के बारे में दे रहा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो आगे बढ़ो, ये सब उसका है, ये पॉलिटिक नहीं है। आगे बढ़ो, ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, आगे बढ़ो। यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है सर कि कौन सी दवाई किस काम में आता है। अच्छा चलो आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जो भी है वो काम करते चलो। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू दिमाग मत लगाना। बट टेक्निक सीखो, हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट वो वाले उस टेक्निक से करोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। सर बजट भी पढ़ना पड़ेगा क्या? नो नेसेसरी, तो क्या ही मतलब है मेरी क्लासेस करने का। अगर सब लोग, आप लोग भी उन भेड़ चाल में चलोगे तो फिर चलो, फिर मेरी क्लासेस करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्वास्थ्य देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज़, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक। कभी भी एक चीज़ याद रखते हो, मुख्यतः वर्ड अपन जैसे काट देते हैं, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ पॉलिटी में थोड़ा ये चीज़ याद रखते हो, पॉलिटी यही थोड़ा ट्रिक का फ़ायदा मिलेगा आपको, ऐसे देख के काटना नहीं है। पर जैसे देखते हैं यहाँ पे इसने मेनली दिया है, क्या दिया है, देखो वर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस है ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर। अब देखो यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश में कितनी बार बोला हूँ। देखो यहाँ मुख्यतः बोलते, मुख्यतः क्या होता है, मेनली बोलते हैं अपन, आज मेनली गलत होता है, परंतु यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं लिखा है इंग्लिश में। देखो ये हिंदी इंग्लिश के कारण भाई मैं खुद फेल हुआ हूँ, इसीलिए ध्यान समझना, आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है पेपर को, नहीं तो गलत करके जाओगे। थोड़ा बहुत भी डाउट हो इंग्लिश में पढ़ लेना। अब देखो इसका मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से समझो, तब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। देखो जैसे आप सोचो, आप बीमार होते हो तब डॉक्टर के पास जाते हो या बीमारी होने से पहले डॉक्टर के पास जाते हो, बताइए। अरे बताओ रे। पहले बीमार होंगे उसके बाद जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, इंडिया का जो सिस्टम बना वो कैसा बना है, हेल्थ सिस्टम, जब आप बीमार हो जाते तभी बना ना। ऐसी कोई चीज़ें सिस्टम बना है कि भाई आपके पास कोई बीमारी आने वाले उससे पहले बचाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब स्वाभाविक बात बना है, थोड़ा बहुत जैसे टीकाकरण अभियान होता है वो आपको आगे की फ्यूचर की बीमारियों आने से बचाया जाता है। परंतु सोचो कि अगर अपन सब बीमारियों को ऐसे करें, भाई अपन ध्यान रखें, भाई जब ऐसा मौसम आ रहा है तो आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो है भारत का स्वास्थ्य सिस्टम नहीं है, ये बात सही है एकदम। तो इसने यही बात बोली है यहाँ पे कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक, अब सीमित आराम से बोला है, लिमिटेड, वर्धक और पुनः स्वास्थ्य देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रोगनाशक का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर बीमारी के जीवाणु चले गए, उसके लिए आप दवा ले रहे हो, उसको मार रहे हो, खत्म बात। तो ये एकदम 100% ये बात सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपगम के अंतर्गत, हाँ ये बात सही है। जैसे मान लो स्टेट होता है, सेंट्रल के कुछ होता है, फिर आप प्राइमरी लेवल पे भी होता है। राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी, याद रखना हेल्थ जो सब्जेक्ट है, याद रखना कि वो किसका है, समवर्ती सूची का है, दोनों देखते हैं। प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी, ये बात सही है। अब देखो इसमें कुछ गलत है, कोई बात नहीं, देखो इसमें ये चीज़ याद रखना, ये गलत नहीं है। अब ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, कौन सी चीज़ गलत होती है, जनरल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब देखो ये वाला सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही। तो क्या आप देखो ये तो आंसर नहीं होगा, तो इन दोनों में से क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था, क्योंकि लगा के पढ़ो यहाँ पे।
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्वास्थ्य देखभाल के साथ मुख्यतः रोगाणु व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरी, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपक्रम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवा जुटाने में उत्तरदायी। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ बात बोल ही नहीं रहा, मतलब इस स्टेटमेंट की ये व्याख्या कर ही नहीं रहा, ये कुछ अलग बात कर रहा है, ये कुछ अलग बात कर रहा है। तो आंसर आएगा बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ये चीज़ याद रखना। देखो ऐसे देखोगे तो याद करो, उस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिया था, उसको जो एक्सप्लेन कर रहा था, जब एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो एकदम अलग अलग बात करता है। तो कभी भी गलत मत करना इस टाइप के क्वेश्चनों को। चलो आगे बढ़ो। ये देखो कितने कथन सही है। तो मोस्टली एक चीज़ याद रखना कि तीनों तो कभी सही नहीं होंगे। ये चीज़ समझो, लॉजिक समझो ये चीज़, ठीक है। अब देखो, भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे परिभाषित करना नहीं बोला है, ठीक है, केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है, एक वर्ड याद रखो, सही होता है 100% दायित्व है कि वह राज्य को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। एकदम सही बात है। मान लो चाइना ने आक्रमण कर दिया तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बचाएगी नहीं बचाएगी? बचाएगी, जरूर बचाएगी। मान लो कि कोई राज्यों में कोई मान लो कि वो हो जाता है, कभी बार बहुत विद्रोह हो जाता है, तो भाई सेंट्रल अपने आर्म फोर्स भेजती है। एकदम सही बात है, ये तो पॉजिटिव बात है, जरूर होगी। संविधान के अनुसार है, दायित्व है ही उसका, उसमें क्या दिक्कत है? हर एक दायित्व पॉजिटिव बात है। तो एक सही है, तो ये ऑप्शन भी अपना गया। अब देखो ध्यान से देखना अगला। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति के विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। अब देखो ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बना है यूपीएससी 2021 से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधि काउंसिल उपलब्ध कराने में छूट प्रदान करता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, जो डिटेंशन में रखते हैं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एग्जाम्प्ट द स्टेट फॉर्म प्रोवाइडिंग द लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग द हेल्ड फॉर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन। भाई स्वाभाविक सी बात है यार, किसी को भी आर्टिकल 22 पढ़ लो, आप आर्टिकल 20 पढ़ लो, वो क्या बताते हैं, ये जो चीज़ बताते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी कारण बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर जो मान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं जिनको, तो आप उनको भाई, उनको सलाहकार भाई उनकी तरफ से कोई केस लड़ेगा, उसके लिए विधि काउंसिल तो बर्बाद करोगे ना। तो ये चीज़ याद रखना, एकदम सही बात है। ये 2021 का क्वेश्चन है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, PYQ कैसे रिपीट होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा PYQ पूछ रहा हो। अब देखो यहाँ पे पूछा आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002। अब देखो मैं कितनी बार बोला कि ये जो है ये गलत नहीं दिया होगा कभी भी, तो इस पर डाउट मत करना। अब देखो आगे कुछ गलत दिया होगा, वो देखते हैं। के अनुसार पुलिस के समक्ष अभिव्यक्ति की संविकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मैंने कितनी बार बोला, ये स्टेटमेंट प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत होता है। दो स्टेटमेंट सही है, 3-1 वाला, ये चीज़ याद रखना, वो फॉर्मूला लगेगा। दूसरी एक चीज़ सोचो, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो देखो ये चीज़ समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखो पहली बात तो यह ना, ये स्पेशल केस है, आतंकवाद निवारण, जैसे पोटा वोटा होता है उसमें यूज करते हैं, पर नॉर्मली केस में भी थोड़ा बचते हैं उसमें तो। परंतु ऐसा नहीं है कि आप सबूत कर, देखो सबाइश बात, जैसे मान लो कसाब था, अब देखो कसाब को पकड़ा गया, अब मुझे बता पुलिस उसका रिमांड, तो शायद कसाब वाले किसी ने मूवी देखा हो तो उसमें देखना नाना पाटेकर उसको बहुत पीटता है, ठीक है। तो भाई उसको पीट क्यों रहा है? उसे साक्ष्य जुटा रहा, तभी तो पीट रहा है ना। अरे समझ में आया मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ? भाई उसको क्यों पीटा जा रहा है? उसको पीटा ही इसीलिए जा रहा है ताकि उससे सबूत कलेक्ट किया जाए कि फ्यूचर में वो कहाँ पे कुछ करने वाले हैं, उनका प्लान क्या होता है। तो ये चीज़ समझना है कि यहाँ प्रयुक्त होता है, नॉर्मल केस में नहीं हो, परंतु यहाँ पे तो जरूर होगा। साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, भाई किया जाता है भाई, तभी तो सबाई बात, कसाब को आतंकवादी कैसे घोषित किया गया? उसने बताया, सबको चीज़ बताया कि हमें यहाँ से ऐसे ट्रेन किया गया, ये सब कुछ होता है। या मान लो कि जैसे मान लो मैं अभी शिल्पर शेर हूँ, ठीक है, मैं मान लो कि ISS के लिए काम कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब सरकार के पास तो मेरे खिलाफ तो कोई भी अपने को नहीं मिलेंगे, तो सरकार क्या करेगी? मेरे को पकड़ेगी मान लो, ठीक है। अब भाई अब वो मेरे से उगलाएगी जब तक, तो मेरे को कैसे तुम साबित कर दोगे? तो सबाई की बात है, मेरे से इन्फॉर्मेशन निकलाएंगे कि भाई हाँ मेरे अकाउंट नंबर से ऐसे पैसे आए थे, या मुझे ऐसे चिट्ठी मिली थी, ऐसा वैसा हुआ था, तब जाके तो आप उनको तो प्रयोजन करते हो ना, फिर तभी तो आतंकवादी घोषित किए जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। सर ये सब समाप्त हो चुके हैं ना, पोटा? नो 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 नो, कौन बोल दिया? यूपी कोका है लगा हुआ है, आप अभी क्या यूएपीए चल रहा है ना उसकी जगह। अरे मतलब पहले स्टेट के कानून होते थे, यूपी कोका हो गया, MP कोका हो गया, ऐसे करके था। तो पोटा नियम ही तो है, पोटा ही तो है ये। अभी भी जो लगता है उसमें क्या है, अभी भी लग रहा है। रासुका वासुका सब तो खत्म हो गया है। नो 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 नो, आप गलत माहौल में जी रहे हो।
अरे खत्म इन द सेंस सरकार को जब चाहना होता तब जीवित कर देते, उसमें क्या है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2018 का रिपीटेड है। तो मैं पहले बताया जब भी चुनाव होता है राष्ट्रपति का तब ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बात के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ध्यान से समझना। अब देखो एक चीज़ रखी, स्टेटमेंट इसमें दिया 1 2 3 4, मतलब पहले एक ही स्टेटमेंट सही है, दो मतलब 2 सही है, 3 है, 4 है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला चारों कभी सही नहीं होंगे। पहली बात तो ये जरूर समझनी है आप लोगों को कि चारों कभी सही नहीं होंगे। अब देखो आ जाओ, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी, अरे नहीं, यही तो बात है, ये तो अपन पढ़ते भी है, नॉमिनेटेड मेंबर थैली होते हैं। नो नेवर, याद रखना, ये तो बेसिक चीज़ है, आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत तो उसमें भी दिया है। ठीक है, इतना फिर बता रहा हूँ। और मैंने इसका लॉजिक भी बताया था। देखो स्वाभाविक सी बात है, जैसे याद करो राज्यसभा में कितना राष्ट्रपति 12 को चुनता है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तो उसके प्लेजर को भाई लोग उसको वोट देंगे फिर, तो इसीलिए नहीं लेते उनको। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। अब देखो ध्यान समझना, मैंने कितनी बार बोला है कि यहाँ पे आराम से इजीली रिप्लेसेबल है, अधिक होता है, कम हो सकता है ना, हो सकता है, तो डाउट जरूर करना है। अब ये गलत हो सकता है और आराम से गलत होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो राजस्थान की विधानसभा सीटें है 200, ठीक है, इंटू 1000 से गुणा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आता है टोटल जनसंख्या जो कितनी है, जनसंख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, आई थिंक जनसंख्या ही लेते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, ध्यान समझना कि अब देखो ये क्या बोला है, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है। अब मान लो ये जितना बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर में, जो जितना बढ़ता जाएगा उल्टा उसका वैल्यू कम होता चले जाएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, तो गलत। अब सोचो 2018 में यही सेम क्वेश्चन आया था, यही अब आगे देखो मध्य प्रदेश। अब देखो यही फॉर्मूला याद रखना, इसी से क्वेश्चन। देखो यहाँ पॉपुलेशन होता है, यहाँ पे जितनी विधानसभा सीटें वो होता है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई होता है। अब स्वाभाविक बात है जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उसका वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना इस लॉजिक को, अब यही चीज़ यहाँ पे लगेगी। अब देखो दो स्टेटमेंट गलत हो गए ना, ध्यान से समझना। अब इन दो में से एक सही जरूर होगा, क्योंकि सेम चीज़ दी हुई, तो देखो ये गया अपना, ये गया, अब इन दोनों में से एक तो जरूर सही होगा। अब देखो ध्यान देखना, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक, यही फॉर्मूला लगाओ। अब देखो ना, अब ये कोई लोग बोलेंगे सर हमें इसलिए याद है कि एमपी में कितनी सीटें हैं, केरल में कितनी सीटें हैं, तो इसका मतलब है फिर आप कॉमन सेंस नहीं लगाते हो। देखो ध्यान समझो, हर चीज़ पता नहीं होना होता है, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरी जो ट्रिक्स है वो काम ही उसी के लिए आती है जो कम पड़ता है। अब देखो मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, पर इंडिया का मैप तो आपने जरूर देखा होगा ना, तो केरल छोटा सा है, केरल छोटा सा है, एमपी बहुत बड़ा है। ठीक है, ध्यान से लॉजिक समझो। तो सभा से पता विधानसभा सीटें कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, एमपी में ज़्यादा होगी। अब देखो क्या मैंने बोला था, जहाँ पे ज़्यादा सीटें उतना है उसका वोट का मूल्य कम होता चला जाएगा, यहाँ पे कम सीटें हैं तो इसका ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होगा, गलत, कम होता है। अब मुझे बताओ कहाँ पढ़ाई की जरूरत है, मतलब पढ़ाई की इन द सेंस, मतलब ये ट्रिक भी लग रही है ना, आप मैप को भी अगर अच्छे से समझ पा रहे हो। अब देखो सबाई सी बात है, 3 गलत हो गए तो एक तो सही होगा। कैसे कम होता है? अरे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अभी, इधर देखो ना, यहाँ पॉपुलेशन आती है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो विधानसभा सीटें आती है। अब जितनी विधानसभा सीटें बढ़ती जाएगी उतना ही मान कम होते चले जाएगा ना। मैथ का बिल्कुल ये रिवर्स वाली चीज़ भी नहीं समझते हो क्या? ठीक है ये वही चीज़ लग रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा तो, अब देखो एक तो वो भी चीज़ है भाई, ये गलत हो गई तो एक तो बचाई, वो भी चीज़ है, पर नहीं। अब देखो यहाँ पे पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान, ठीक है, पुडुचेरी अब छोटा सा है, 3 जगह है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। तो मैंने बोला था जितना छोटा उसका ज़्यादा मान रहेगा, तो ये बात सही है, यहाँ तक तो सही है एकदम, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। यही तो चेक कर रहे थे अपन। अब ये क्या होता है, देखो टोटल जनसंख्या अपॉन सीटें, जिनका मान अधिक होगा उसी का तो अधिक होगा, तो यही तो बोल रहा है। देखो एक्सप्लेन भी कर रहा है। हाँ, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये यूपीएससी की खासियत होती है, ध्यान से समझो इस लॉजिक को, और बहुत जगह लगता है ये ट्रिक। जब भी वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, देखो यहाँ पे देखो, चाहता तो यहीं एंड कर देता क्वेश्चन को, परंतु क्योंकि उसने एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन करता जब भी वो स्टेटमेंट सही होता, हमेशा याद रखना ये चीज़। एक्सप्लेन कर रहा है क्यों हुआ ऐसा, अरे ना देखो, मैं सबसे बड़ा यूपीएससी भाई, मैं फिर बार बता रहा हूँ भाई, टेस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं रखा है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ध्यान से समझना, अगर ये क्वेश्चन मान लो कि कोई भी एक ऐसा बंदा जिसने नहीं पढ़ के गया, यूपीएससी उसको हिंट दे रहा है, भाई कोई बात नहीं यार, तू क्वेश्चन तो पढ़,
मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। भाई आप पढ़ो तो सीरी, अगर जिस बंदे ने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, इस वाले स्टेटमेंट को, वो इसके आधार पर इन दोनों स्टेटमेंट को गलत साबित कर सकता है। बस ये लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर इसका तुम थोड़ा सा भी, जो मैंने अभी फॉर्मूला था वो तो चलो मुझे याद था, नहीं याद था ना, तो यहाँ से आप फॉर्मूला ड्राइव करो, ये दोनों स्टेटमेंट गलत साबित कर दोगे आप। तो ये यूपीएससी के क्वेश्चनों की खासियत है, आप ये चीज़ समझो। यूपीएससी क्वेश्चन में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते ही घबरा जाते हैं ना, तो बस फिर वो गलती है ना, तो फिर वो काम नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा ना। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, पन छोड़ो वो तो एनसीईआरटी में दिया ही है, पर एक चीज़ मैं लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात तो क्या ट्रिक है, जब 2 फैक्ट दिया रहता है एक ही सही होता है, तो बस सिंपल सी बात है। अब ये 2 ऑप्शन तो गए अपने काम से, ट्रिक से आराम से। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने कितनी बार बोला है फैक्चुअल चीज़ें गलत होगी। यहाँ पे 600 जगह कुछ भी कर सकता है, रेशियो के चांसेस कम होते हैं गलत होने के। अरे मैंने देखा यूपीएससी रेशियो का जो चीज़ें ना गलत होता है, पर ऐसे फैक्चुअल चीज़ दिया तो गलत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, डी होगा। ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखना। अब देखो एक चीज़ थोड़ा याद रखो, अब देखो ना यूपीएससी कितना लॉजिक दिया है यहाँ पे। एक मिनट रुको, चार्ज लगाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। देखो अब देखो, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप, एक स्टैंडर्ड आमाप। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये फैक्चुअल बना देता है। ठीक है, ध्वज की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब भाई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता है, रेशियो जरूर देखा जाता है। अब ये देखो ध्यान से समझो, क्या इसका मतलब तो ये हो गया कि 600 मिलीमीटर लंबा, मतलब लंबा होना चाहिए, ठीक है, और इतना चौड़ा होना चाहिए, और ये फिक्स कर दिया। नो, गलत, ये फिक्स है। अब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट एकदम, रेशियो आप ले लो, आप कितना भी ले लो। देखो ध्यान समझना, ये क्या बोल दिया कि 600 400 ही होता है, गलत। याद रखना, आप आराम से देखो, चाहो तो आप क्या ले लो, जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कर लो, ये 600 हो जाएगा, 400 हो गया। कोई जरूरी आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 900 और 600, इनका रेशियो जो है 3:2 ही आएगा। तो स्टैंडर्ड मान नहीं होता। देखो ध्यान से देखना, कोई छोटा बनाते हैं कोई बड़ा, तो ऐसा कुछ ही नहीं। ये दिया है अपना कि इस रेशियो में होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब ये फिक्स है तो ये गलत होगा, तो डी आंसर आएगा। तो ये लॉजिक समझो क्यों यूपीएससी इस टाइप के गलत क्वेश्चन देती है। अब देखो ये यूपीएससी ने मैं पहले पूछा हूँ, ये देखो ये यूपीएससी 2021 में पूछा ये क्वेश्चन, और मैं फिर बार बार पढ़ाते रहता हूँ कि भाई पूछेगा। मोदी जी इसको दिवस घोषित कर दिया, मोदी पूछता ही है उसको। तो संविधान दिवस मोदी ने उस टाइम घोषित किया, तो ये चीज़ याद रखना। तो संविधान दिवस के बारे में पता है तो याद रखना, पहले अपने पता होना चाहिए 26 नवंबर को मनाया जाता है, बस सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत ईजी होते हैं, और मेरा तो इस टाइप के क्वेश्चन उल्टे सही होते जाते हैं। अब देखो ध्यान देखना, 2 फैक्ट है, 2 फैक्ट है तो एक सही होगा, सोचना ही नहीं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। 2 फैक्ट है, एक सही होगा। अब कौन सा फैक्ट सही होगा, अब ये देखते हैं। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ यूपीएससी जो देता है, भाई ये क्यों मना रहे हैं, वो उसको जरूर एक्सप्लेन करेगा, तो ये बात सही है। अब आगे देखो, और अपने को पता है 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान उस दिन कंप्लीट हुआ था अपना। 26 कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद आया कुछ? इसलिए मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, तो पहली बात। अब यह क्या दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये मैंने कितनी बार बोला। अब देखो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। अरे प्रारूप समिति, तो कॉमन लॉजिक सोचो, 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति बना रहे हैं। अरे कॉमन लॉजिक लगाओ, प्रारूप समिति तो याद रखो कि जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान सभा हुई थी, उसके बाद में हो गया था गठन। 1949 को अपन क्या कर रहे हैं? गलत। तो अपना पहला सही, दूसरा गलत आंसर। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब इतना सा कॉमन सोचो, मैं कितनी बार बोलूँ ये चीज़ ध्यान समझो। इसने सब दे दिया, 26 नवंबर क्यों मनाते ये भी दे दिया, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था, परंतु यहाँ पे जो है ये गलत दिया है। अरे प्रारूप समिति तो पहले बन गई थी। और याद करो, प्रारूप समिति के बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा, ड्राफ्ट कमेटी के बारे में। तो ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप से सीखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सर लेकिन जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें अगर हम वो वाले टिक लगाते ना कि
ये देखिए लिखा है इसमें, अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। अरे तब तो पक्का गलत हो जाता है। अरे और मैं उस कितनी लॉजिक से, बार जिस बोल लॉजिक रहा से हूँ आप, तुम्हें, ये जब फैक्चुअल चीजें भी तो दी हुई है ना इसमें, हाँ, वो तो जनरल लेकिन स्टेटमेंट होता है तब लगता है वो। हाँ, आपकी जो वो ट्रिक है वो जब बन ही गया तब क्या है कि ये प्रारूप समिति बनाएंगे, जब पूरा संविधान तैयार हो गया। वो तो सब एक सी बात है, तो कॉमन लॉजिक पे तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से तो तुम देखो यूट्यूब से ट्रिक तो सीख जाओगे, कोई भी ट्रिक, पर एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है। हाँ, ये तो बात है। ये फंसोगे नहीं तो फिर वो यही होता है, फिर बोलते सर हम तो यूट्यूब वीडियो देखे गए थे परंतु वो तो हमसे पेपर में हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ होती है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, होम गार्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये पहले 2021 में क्वेश्चन आया था। देखो होम गार्ड है तो सब ऐसी बात है, घर की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, और मोस्टली देखोगे तो ये राज्य सरकारें बनाती है, ठीक है। अब देखो होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन सुमत्यापित, ये देखो ये वर्ड देखो कितना खतरनाक दिया है इंग्लिश में, इधर देखो, होम गार्ड आर राइज्ड अंडर दी होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं कितनी बार बोला हूँ, ये याद रखना, केंद्र सरकार की जगह क्या कर देता है राज्य सरकार। गलत, ये ऐसे गलत, आगे बढ़ो। होम गार्ड की भूमिका, देखो मैं कितनी बार बोला, उद्देश्य हो गया, रोल हो गया, वो कभी गलत नहीं बताता मोस्टली, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, होम गार्ड अपने समझ पाते, देखो होम का गार्ड आपकी घर की सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा तो बाहर की सुरक्षा इसलिए करने जाएगा, आंतरिक सुरक्षा एकदम पॉजिटिव बात है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा की है, एकदम सही बात है, एकदम पॉजिटिव बात बोला, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्य, याद करो स्टेटमेंट सही है, कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियन स्थापित की गई। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो राज्य की बात कर रहा है, यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहला तीसरे में तो सब एक सी बात है, एक ही आएगा, तो इस तरीके से भी गलत कर सकते हो, तो दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 3-1 वाला जो रूल है वो भी लग जाएगा अपना, तो ये चीज़ याद रखना। देखो फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ अच्छे से समझो, क्वेश्चन गलत, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब तो ध्यान से देखना, निम्न में कितने युग्म सही सम्मिलित है वो अपने को देखना है। अब देखो, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज़ लॉजिक समझोगे तो आप सब एक सी बात है कि अगर आप, ऐसा होता है जैसे याद करो, अगर पुलिस की आप वर्दी पहन के चले जाते हो ना तो आप पे फाइन लग सकता है, आपको जेल में डाल सकते हैं, होता है। अरे अभी बिहार का केस तो फेमस हुआ था ना, वो लड़का IPS बन गया था 1 लाख में, उसमें भी बहुत नौटंकियाँ हुई है, वो उसने जानबूझ के किया था, बहुत जो भी था वो अलग ही मामला था, कुछ अलग, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इसमें, है ना, एक चीज़ नोटिस करना, पहली बात तो इसमें मिलान वाली ट्रिक लगती है, 3-1 वाला 2 वाला, ये चीज़ याद रखना। मिलान वाली ट्रिक में 4-2 वाला लगता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कभी 3-1 भी होता है, कभी 3-2 भी होता है, थोड़ा वो चीज़ याद रखना, ठीक है, कोई नहीं। अब तो ध्यान से समझना, शासकीय गुप्त अधिनियम 1923। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये एक्ट को समझो, अपने को यहाँ से पता है नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, इसमें अपन डाउट कर सकते हैं भाई, गुप्त अधिनियम तो गुप्त बातें जो होती है भाई, जैसे मान लो आपके पास कोई सीक्रेट ऑपरेशन करने जा रहे हो, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन कोड है तो वो उस पर लगता है ये चीज़, तो यहाँ पे इसका चांसेस लगना थोड़ा कम हो जाएगा, ये लगेगा तो अनुशासन है उस पर लग सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे शासकीय गुप्त अधिनियम की बात सोचो तो जो सरकारी प्रशासन में है उनके खिलाफ लगता है ये वाला, ठीक है। तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको अभी ऐसे रखते हैं अपन, इसके ज़्यादा चांसेस। अब यहाँ देखो, आयुध संशोधन अधिनियम 2019, मुझे बता आयुध मतलब क्या होता है, बंदूक, ये सब चीज़ें, तो ये तो 100% सही है। देखो लॉजिक समझो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आयुध है तो बंदूक तोप से अनुप्रस्थ गोला दागने जिससे अन्य लोगों व्यक्ति के सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता भी दिया है, वो भी चीज़ सही है, तो ये तो 100% सही है, क्योंकि यहाँ से अपन कॉमन लॉजिक निकाला, उससे भी सही हो गया। अब आ जाओ अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। याद करो साक्ष्य अधिनियम किस में काम आता है, जैसे मान लो किसी अपराधी को आपको घोषित करना, उन चीज़ों में सब में काम आता है, ठीक। अब देखो, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। अब देखो वही चीज़ हो गया, मान लो कि पुलिस एविडेंस एक्ट करने जा रही है, मतलब एविडेंस कलेक्ट करने जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उनको गुमराह करने के लिए आप, ताकि देखो वही चीज़ होगी ना, गुमराह करना, देखो यहाँ लिखा भी है, जैसे मान लो कि किसी अपराधी का मान लो किसी मर्डर हुआ, ठीक है, वहाँ पे कुछ अपराधी मान लो कोई बाल गिरे हैं, तो आप पुलिस को गुमराह करना चाह रहे हो, तो आप क्या किया, आपने बाल भी वहाँ पटक दिया, मतलब किसी और के बाल पटक दिए,
तो आप क्या कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो ना एक तरीके से। तो साक्ष्य अधिनियम भाई समझ में आता है, आप कोई एविडेंस कलेक्ट करने जा रहे हो तो वहाँ से सही बैठ रहा है। तो ये देखोगे तो ये इसमें पहले की गलत होने की प्रोबेबिलिटी और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा चांसेस रहेगी। तो 3-1 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उससे भी सही हो जाएगा। तो देखो कभी तीनों सही होता नहीं है, एक तो अपना जरूर सही हो गया है, ठीक है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2 के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब एक बार थोड़ा ना, जब भी R&D करो तो इसका तो मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा, ऐसा भी ये कोई कहीं से पढ़ने का नहीं होता है, इनको तो एक बार देखो बस खत्म बात, ठीक है। ये सब मोस्टली करंट अफेयर के, छोड़ो डॉनबास ये सब हो गया। तो ये अपना देखो पूरा पॉलिटिकल लगभग हो गया, 2023 का हुआ। तो इससे आपको क्या समझ में आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ध्यान से समझना। आपको जहाँ से इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बताऊंगा वहाँ से आ जाएंगे, मतलब जैसे मान लो पॉलिटिक मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन तो मैं गारंटी बता रहा हूँ जहाँ से अपन पढ़ेंगे, जहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लगाऊँ वहीं से आएंगे, ठीक। 5 क्वेश्चन बचे, 5 क्वेश्चन में आराम से ट्रिक लगेगा, एक आध दो गलत हो जाए कोई इश्यू नहीं है, पर फिर भी आप लोग आराम से 15 में से 13 सही कर लेंगे, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ। परंतु साथ में ये 10 क्वेश्चनों के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखना, पढ़ना भी है। पर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ोगे साथ में ट्रिक लगाओगे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। किसी को पूछना हो तो पूछो, फिर कल करेंगे वो धीरे धीरे। देखो ये ट्रिक्स वाली वीडियो तो मैं ऐसा है कि आराम से कराते रहूँगा आप लोगों को। अब देखो लक्ष्मीकांत खोलो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लगवा रहा हूँ, उनको पढ़ना। देखो जो लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर इसके साथ आपको ना किसी के पास स्पेक्ट्रम होगी ना, तो उसके पीछे जो संवैधानिक विकास वाला है ना, वो मेरे को जरूर भेज देना, दोनों काम आएगा, ठीक है। संविधान का निर्माण सेकंड चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान की अवधारणा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं भी, चलो ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, ये अभी रहने दो। तो तुम लोगों को कल क्या काम करके आना है, तुम लोगों को जो काम करना है अभी तो जो मैंने कल आपको बताया है, ठीक है, वो सारे कर लेना। जो मैंने क्वेश्चन बताए थे 1995 से लेके और जो आपको PDF भेजी है 2024 तक, वो क्वेश्चन करो, वहाँ ट्रिक लगाओ, जो आज सीखे वो ट्रिक लगाओ। देखो अभी ट्राई करो ट्रिक से क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करो, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन पकड़ पाओगे। नॉलेज से भी करना चाह रहे हो तो वो भी करो, थोड़ा बहुत वो भी लगाओ। आपको नॉलेज आता है तो वो भी करना ही पड़ेगा, सब एक सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो कि ट्रिक्स अप्लाई करने का ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। जैसे मैं बताता हूँ, कल मैंने इसमें जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 ऑप्शंस खोजने का प्रयास करो, ऐसे लगाओ, ये रैंडम क्वेश्चन है आपके पास, तो इनका प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी तो कल ये करो, मंडे को अपन मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं बीच में देखो ट्रिक वाली क्लासेज जब मैं ढालता रहूँगा, ये तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर चलेगी। अपना जो मेन काम है R&D वाला, परंतु ये ट्रिक का काम जो कंप्लीट हो जाएगा तभी अपन R&D पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि उससे ओवरऑल अपनी थिंक बन जाएगी, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या है, तो वो चीज़ याद रखना। तो अपन जो अभी जो काम कर रहे हैं उसमें ये है कि अभी सारे ट्रिक तो मैं ऐसा कि जब भी फ्री रहूँगा तो ये ट्रिक्स वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो उसका एक प्लेलिस्ट होगा, तो वो जो मैं कल टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया उसी में ही क्लासेज मिलेगी। और कोई जो है क्लासेज को इधर से उधर नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। मुझे पता लगा कि तुम लोग क्लासेज को इधर से शेयर कर रहे हो, तो वो उसको मैं, चाहे उसने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, मैं उसको बैन कर दूंगा, उसका आगे कोई क्लासेज का एक्सेस नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, रेगुलर क्लासेज आना। देखो आज जैसे कौन कौन नहीं आया है सबका मुझे पता है, तो सबसे संविधान की कसम खिला लीजिए कि कोई इधर से उधर नहीं करेगा। चलो ठीक है सर। हाँ बोलो। और सर जैसे कि आज केवल पॉलिटी का कराया, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, तो ऐसे में तो 2023 के पेपर करने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है ना, एक तो इतना पढ़ने से बचना है तो भाई कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। अरे आज पहला दिन था, टाइम लगा, उसमें क्या हो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, उसमें क्या है। तो वो ऐसा नहीं कि मैं डेली क्लास में ये करवाऊंगा, नहीं। अब ये क्लासेज जो ट्रिक वाली क्लासेज तो मैं पहले ही बोला था कि भाई ये तो क्लास के आपका भाई चलेगी, ऐसा नहीं है। आप तो थोड़ा शुरू करना था इसलिए अपन शुरू किए, परंतु ये तो क्लास से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें मुझे बताओ साइंस टेक वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लगा उस दिन, 2 घंटे में शायद वो क्लास कंप्लीट हो गई थी। तो वो तो सारा तो हो गया था ना, साइंस टेक का 2 घंटे में हो गया था कंप्लीट। उसमें क्या है, वो तो आज पहला दिन था, थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। तो आराम से ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। अब कल से मान के चलो मंडे से अपन R&D वाला पार्ट भी, पर मेरा माना कि अभी रुक जाओ,
R&D वाला पार्ट देखो, जब तक पूरा ओवरऑल थीम नहीं बन जाए, एटलीस्ट 2011 से लेकर 2024 के क्वेश्चनों का थीम तो बनने दो तुम्हारे माइंड में, किस टाइप के पॉलिटिव क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे फिर क्या होगा, तुम R&D जो करोगे आराम से, फिर मुझे उसमें कुछ करना नहीं रहेगा ना, मुझे बस डायरेक्ट आप लोगों को चैप्टर बताने हैं, उसमें चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो पढ़ाऊंगा बस। तो वो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, पढ़ के आना है, पर उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा, तो वो मेरा काम रहेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अरे मान भी लो 15 दिन में, देखो एक चीज़ याद से समझो, मान लो पॉलिटी 15 दिन लग गए, भाई अपने पास 80 दिन है, 80 दिन में 80 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए, तो और क्या चाहिए आप लोगों को भाई, 80 थीम भी अपन तैयार कर लेंगे, उसमें से 50-60 क्वेश्चन आ गए, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। इसलिए भाई मिनिमम पढ़ो, ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकालो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैं काम दे रहा हूँ वो तो करो, वो सारे क्वेश्चन बना के आना कल, मतलब मंडे को मिलना है, ठीक। किसी कुछ पूछना तो पूछो, फिर CCET की क्लास शुरू करते हैं अपन। किसी कुछ पूछना है? चलो ठीक है, CCET की क्लास